नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट समिट की ओर से आप सब लोगों का अगस्त बैच में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आप लोग लर्न कर रहे हो अभी, डिमांडिंग इंडस्ट्री, जिसे हम वैसे बेसिक कहते हैं। दोस्तों, बेसिक ये पहली सीढ़ी है वेल्थ क्रिएशन की ओर की। ऐसा क्यों? अगर हमें वेल्थ क्रिएट करनी है तो वेल्थ के डब्ल्यू में जो पहला पैरामीटर आता है वो है ग्रोथ का। अगर दोस्तों हमारा निवेश ग्रोइंग इंडस्ट्री में होता है तो हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है अच्छी कंपनी मिलने की। तो क्वालिटी कंपनी होनी चाहिए, वैल्यू बाइंग होना चाहिए, पर वो बाद की बातें हैं। क्वालिटी कंपनी तब परफॉर्म करेगी जब वो ग्रोइंग इंडस्ट्री में से होगी। वैल्यू बाइंग तब काम का रहेगा जब वो ग्रोइंग इंडस्ट्री का होगा। मुझे बताओ, कितनी कंपनी क्वालिटी है पर धंधा ही नहीं बढ़ रहा होगा, वो क्वालिटी क्या काम लगेगी? कुछ नहीं दोस्तों, सिर्फ आपको कंसिस्टेंट डिविडेंड मिलेंगे। दोस्तों, फिर वैल्यू बाइंग आप करते चले गए, जब जब बाजार गिर रहा है लेते जा रहे हो, खाली आपको बाउंस बैक मिलेंगे। जब बाजार चलेगा आपके शेयर डबल होंगे। पर ये डबल के लिए थोड़ी ना हम शेयर बाजार कर रहे हैं दोस्तों, स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो हम वेल्थ क्रिएशन के लिए कर रहे हैं। तो वेल्थ क्रिएशन वैल्यू बाइंग से ही खाली नहीं होता है। कोई भी कंपनी या कोई भी सेक्टर की अगर हम वैल्यू बाय करते गए, मतलब बाजार टूट रहा है हम लेते जा रहे हैं, वेल्थ नहीं बनेगी। कोई भी क्वालिटी कंपनी हम लेते गए, धंधे नहीं बढ़ रहे, वेल्थ नहीं बनेगी। तो पहला पैरामीटर क्या है दोस्तों? योर कंपनी शुड बी ग्रोइंग। दोस्तों, ये बिल्कुल बेसिक सी चीज है जो मैंने अभी आपको बताई है। यहां पे मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि जैसा मैंने ये डब्ल्यू लिखा है, तो या अलग अलग अगर हम पैरामीटर देखें तो एक जी नाम का जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ जबरदस्त जरूरी है। हमारा ये फर्ज बनता है कि हम जब तक शेयर बाजार में निवेशक है, हमें पता रहे कि ग्रोइंग इंडस्ट्री कौन सी है, कौन सी इंडस्ट्री के धंधे बढ़ते जा रहे हैं। धंधे जितने ज्यादा बढ़ेंगे, क्वालिटी कंपनी उसका ज्यादा फायदा उठा सकेगी। राइट, आई विल रिपीट, धंधे जितने ज्यादा बढ़ेंगे, क्वालिटी कंपनी उन बढ़ते धंधों का फायदा उठा पाएगी। ऑलराइट, अगर ये दो चीज हुई, फिर आप जब जब बाजार गिरे तो वैल्यू बाइंग कर सकते हो। डायरेक्ट वैल्यू बाइंग, डायरेक्ट क्वालिटी का नहीं लगेगी। तो पहला राउंड किसका है? ग्रोथ का। राइट, ग्रोथ के साथ आप जब क्वालिटी मिलाते हो, क्यू फॉर क्वालिटी, तो आपकी प्रोबेबिलिटी और पक्की हो जाती है। और फिर ये दोनों चीज आपके सिलेक्शन में है। एक्शन ओरिएंटेड नहीं हुआ, सिलेक्शन ओरिएंटेड हुआ। तीसरा जो वैल्यू बाइंग कहते हैं, दिस इज एक्शन ओरिएंटेड। अब वैल्यू बाइंग में आपको क्या करना है? नथिंग, बहुत दिमाग इसमें लगाना ही नहीं है। ग्रोइंग इंडस्ट्री आपने सेग्रीगेट कर दी, आपको पता है कौन सी धंधे बढ़ेंगे, आपको पता है उसमें कौन सी कंपनी पे ध्यान देना है। बस बाजार गिरे वैल्यू बाय करते जाइए, ऐसा बनना है। सो व्हाट वाज द फर्स्ट पैरामीटर फॉर क्रिएटिंग वेल्थ? ग्रोथ, ग्रोथ, ग्रोथ। अब आप ग्रोथ कौन से प्रकार से देख रहे हो? इस साल बिजनेस कैसे बढ़ रहे हैं? दैट्स ए पॉजिटिव थिंग। जो इंडस्ट्री इस साल बढ़िया बढ़ रही है, आपको फायदा हो सकता है। मिड टर्म 3-4 साल में ग्रोथ अच्छा है। आने वाले 3-4 साल में क्या आप ग्रोथ की उम्मीद रखते हो कोई इंडस्ट्री से? क्या ये दशक इस इंडस्ट्री को ग्रोथ मिल सकता है? ये सारी चीजों का जवाब आपको किधर से मिलेगा दोस्तों? इंडिया को देखना पड़ेगा। इसके लिए इंडिया को थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्या इंडिया है तो कौन सी इंडस्ट्री बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, कौन सा सेक्टर बढ़ सकता है, लोगों की चॉइस प्रीमियमाइजेशन पे जाएगी, कौन सा सेक्टर बढ़ सकता है, लोग रूरल से अर्बन आएंगे, कौन सा सेक्टर बढ़ सकता है। राइट, देयर आर सेवरल वेज टू सी। लोग डिजिटल हो जाएंगे। आज भी अभी दोस्तों अगर हम देखें, 80 करोड़ लोग इंटरनेट से इंडिया में जुड़े हुए, 125 करोड़ लोगों के पास टेलीफोन है। अब अगर 80 करोड़ के हाथ में मोबाइल है दोस्तों, स्मार्टफोन है, इंटरनेट से कनेक्टेड, और वो मोबाइल से ऑर्डर करते जा रहे हैं, ये तो शुरुआत है। जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी, ये जो ऑर्डर कर रहे हैं उसकी मात्रा कितनी बढ़ेगी? सोचो सोचो, कौन से सेक्टर बढ़ सकते हैं। सो देयर आर सेवरल वेज टू चेक विच सेक्टर्स आर ग्रोइंग। पर ये सारी चीजों के बाद डेटा स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट है। आखिर डेटा में हमें देखना है कि मुझे उम्मीद है पर क्या ये इंडस्ट्री बढ़ रही है। अगर इंडस्ट्री आपकी उम्मीद के मुताबिक ग्रोथ करे
डटे रहो और स्टेक बढ़ाते जाओ। अगर आपने सोचा है फिर भी ग्रोथ नहीं आ रहा है, एग्रेसिव मत हो जाओ, ग्रोथ देखो आता है कि नहीं आता है। तो यहां पे दोस्तों हमने, नाउ लेट मी रब ऑल दिस थिंग, स्टॉप शेयर, और मैं वापस से अपने पेज पे आ जाता हूं आपके होमवर्क में। यहां पे हमने क्या प्रयास किया दोस्तों, हमने ये प्रयास किया कि कुछ पैरामीटर से चलो ग्रोथ देखें। ये ऐसा नहीं है ये पैरामीटर फाइनल है, यही पैरामीटर सब कुछ है, कुछ तो लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, कौन से पैरामीटर लिए हमने यहाँ पे? 4 years growth and current year growth. करेक्ट, करेक्ट मैडम, हमने यहाँ पे 4 ईयर ग्रोथ लिए, कम से कम मिड टर्म तो देखे कि अभी क्या चल रहा है। वैसे ये 4 ईयर बड़े चैलेंजिंग थे। क्यों बड़े चैलेंजिंग थे? ये 4 सालों में ऐसा कुछ हुआ जो पहले नहीं हुआ है। कोविड 100 साल में पहली बार आने वाली ऐसी कोई बड़ी भयंकर बीमारी जिसमें इतनी सारी डेथ्स, बिजनेस के बिजनेस बंद थे, चलो बीमारियां बहुत बार आई है, पर ऐसा कि सब धंधा बंद, पूरा कंट्री बंद, दुनिया बंद, ऐसा तो हमने कहां देखा है। पर ये हमने पिछले 4 सालों में देखा। तो आप ये जो 4 साल देखोगे उसमें ये भी ध्यान रखना कि इसमें कोविड का भी मात्रा है। कुछ सेक्टर कोविड की वजह से तबाह हुए होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरे सेक्टर है, राइट। कई उस सेक्टर को हम कौन से कहते हैं? टच इंटेंसिव सेक्टर, क्या आप कह सकते हो कोविड अफेक्टेड सेक्टर। तो उन सेक्टर को दोस्तों आप चांस दे सकते हो, कोई बात नहीं भाई, कोविड की वजह से तुम नहीं बढ़े, मैं चांस देता हूं, देती हूं। अब आने वाले समय में मैं देखूंगी कि ग्रोथ आता है कि नहीं आता है, राइट। तो चांस दो कोविड की वजह से, बट स्टिल यू हैव टू सी क्या ग्रोथ आता है। दोस्तों आने वाले समय में आप कितना ग्रोथ करोगे? अगर आप 15% से आपका पोर्टफोलियो बढ़ता है दोस्तों, तो आपका पोर्टफोलियो असल में 15%, यानी खाली, लोगों को लगता है खाली 15%, दोस्तों ये 15 साल में 20 गुना हो जाता है। तो ये तो हर साल डबल जैसा हो गया, 15 साल में 15 गुना, मतलब क्या, ऐसा हुआ कि नहीं? 15%, 12%, ये लगता छोटा है, दीज आर स्मॉल स्टेप्स टूवर्ड्स ह्यूज वेल्थ। ये कंपाउंडेड जब होता है तब कमाल होता है। तो 12%, 15% ये सब छोटी मोटी चीजें नहीं है, लेकिन आपका पोर्टफोलियो कितने ग्रोथ से बढ़ेगा ये डिपेंड करता है आपके पास कौन सी इंडस्ट्रीज है। लेट मी रिपीट, आपके पास कौन सी कंपनी नहीं है, आपके पास कौन सी इंडस्ट्री है। क्योंकि कंपनियां कठपुतली है इन इंडस्ट्रीज के हाथों की। देखो एयरलाइन इंडस्ट्री का क्या हुआ कोविड के समय में, कंपनियों को प्रॉब्लम आए कि नहीं। लेजियर होटल्स क्या हुआ, अच्छी अच्छी होटलें थी, कोविड में क्या हो गया, राइट। तो ये मत सोचो कंपनी कंपनी कंपनी, आप कंपनी के पीछे पड़ोगे, 5000 कंपनियां किस किस के पीछे पड़ोगे। सेक्टर, सेक्टर देखो किधर ग्रोथ है। ग्रोथ आपको मिला, समझो आपने आधा प्रॉब्लम पार कर दिया, राइट। जब सेक्टर अच्छा ग्रोथ करता है, बुरी कंपनियां भी दौड़ती है, कमजोर कंपनियां भी दौड़ती है, राइट। जैसे पवन के प्रवाह में अच्छी अच्छी स्टीमर्स तैर जाती है, बराबर। उल्टे प्रवाह में पड़ोगे, मजबूत स्टीमर का भी काम नहीं है, वैसा ही है। अब डिकेइंग इंडस्ट्री में पड़ोगे, अच्छी कंपनी होगी, कोई काम नहीं बनेगा। ऑल राइट। तो हियर आई कैन सी यू ऑल हैव वर्क इन सेवरल सेक्टर्स। बढ़िया, आपने काफी सेक्टरों पे काम किया है। तो हम लोग आज फिर ये जो शुरुआत की है दोस्तों, हमने ये जो एक छोटी सी शुरुआत की है सेक्टर चेक करने की, 4 साल, 1 साल, राइट, करंट ईयर क्या हाल है, ये जो 2 पैरामीटर देखने की, इसको हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कहां पे क्या हाल है। ऑलराइट, लास्ट टाइम हमने जेड से शुरुआत की थी, इस बार अपन लोग ए से शुरुआत करते हैं, राइट। हम हो सके उतने सेक्टर को कवर करने का प्रयास करेंगे, पर इस एक्सरसाइज को दोस्तों आप लोगों को आगे ले जानी है। हमारे साथ ऐसे कई स्टूडेंट हैं जिन्होंने अकेले इन सारे सेक्टर पे काम किया है। मैं अभी रिकमेंड नहीं करूंगा आप अभी अकेले काम करो, एक बार सीख लो, फिर आपके पास टाइम ही टाइम है। अभी आपको मैं खाली 7 दिन देता हूं, 7 दिन में मैं भी उम्मीद नहीं रखूंगा कि आप इतना सारा काम कर सकते, राइट। स्टिल कुछ लोगों ने किया है,
पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम सबको करना है। मेरी उम्मीद है 5 या 6 सेक्टर पे अगर आपने काम किया है, थोड़ी ब्रॉडर आइडिया मिलती है, राइट। देखो कोई भी एक्सरसाइज से लर्न करना है ना, तो 21 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट चाहिए। अब मैं आपको 21 सेक्टर पे काम करने का बोल नहीं सकता हूं, बहुत ज्यादा है, पर 21 अलग अलग सेक्टर को देखोगे भी ना, तो आपको ब्रॉडर व्यू मिलता है कि अच्छा ये सेक्टर में ऐसा है, ये सेक्टर में ऐसा है, ये सेक्टर में ऐसा है। देखो कितना बढ़िया आप लोगों का पूरी टीम है अगस्त बैच की, कितने सारे सेक्टर पे आप सबने मिलके काम किया है। इसको व्यर्थ न जाने देना, ये बड़े काम का है, आपको ये हमेशा काम लगेगा इसको कंटिन्यू करने का। इसी में से 10 साल के डेटा देखने के, 10 साल का कैसा ग्रोथ है, इसी में से हम लोग Q1 के रिजल्ट देखते हैं। अभी आपने देखा ना, बहुत से स्टूडेंट ने Q1 के रिजल्ट अपडेट किए, बोला ये सेक्टर ग्रोइंग है, ये नहीं है। उन्होंने यही डेटा में Q1 को अपडेट किया, राइट। जितने ग्रोथ सेक्टर आपको हाथ लगेंगे, उतनी आपको दोस्तों मजा आ जाएगी, बराबर है। सो लेट अस बिगिन विथ अमर जे लोखंडे। सो मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अमर इज फ्रॉम मुंबई। यस सर। या अमर भाई, जैसा हमारा पहली जो इंट्रोडक्शन मीटिंग में हमारा बात हुआ था एक दूसरे से, मेरे ख्याल आपने शायद कहा था थोड़ा आपको विजुअल प्रॉब्लम है, मतलब देखने में थोड़ी दिक्कत है। आप ही बोला था अमर जी कि किसी और ने कहा था? नहीं सर, मैं नहीं कहा था, आपने कहा था। ओके, तो मैं सोच रहा था आपको प्रॉब्लम है, पर आपने इतने सारे सेक्टर पे फिर काम कैसे किया? मतलब कहीं में मुश्किल काम है ये, कैसे हुआ अमर भाई? सर एक्चुअली मतलब मैंने बोला था ना कि मेरा भतीजा है, ही इज हेल्प मी लॉट, और मैं भी उसके साथ करता हूँ, बट इतना फास्ट मैं नहीं कर सकता था, तो मैं उसकी हेल्प लेके ये सब काम करता हूँ। क्योंकि कुछ जो हम लोग के कंप्यूटर्स में वी कैन नॉट यूज माउस, तो हम लोग पूरा ये शॉर्टकट कीज ही यूज करने पड़ते हैं। तो कुछ मतलब जो स्क्रीन रीडर में हम लोग को हेल्प नहीं होता है, तो वहां पर हम लोग को विजुअल मतलब साइटेड की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए वो मुझे मदद करते हैं। हाँ, ग्रेट, लेकिन बहुत अच्छा काम। पर फिर भी डेटा मतलब फिर आपने कैसे सब समझे? क्योंकि वो भी एक चीज है कि कोई भी सेक्टर में फिर आपको कैसे पता चला इतनी कंपनियां हैं, इतना मार्केट कैप है, वो सब भतीजे ने बताया? नहीं सर, एक्चुअली स्क्रीन रीडर जो होता है ना, मतलब एक दो होते हैं, एक जॉस होता है और एक एनवीडिया करके होता है, नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस, और दूसरा होता है जॉस। तो वो स्क्रीन रीडर जो होता है ना, तो जो हम लोग मतलब जो पढ़ते हैं वो हम लोग को पढ़ के सुनाता है, वो एक वॉइस रहता है, वॉइस रिकॉर्डर। तो जहां पर हम लोग नेविगेट करते हैं, तो वो मतलब कंप्यूटर हमको बताता है कि कहाँ पर है, तो उसके हेल्प से हम लोग काम करते हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया, ताली हो जाए अमर भाई के लिए। वंडरफुल, बढ़िया अमर जी, ग्रेट। आपके पास कोई बहाना नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, बराबर। और मैं आपको बता दूं अमर जी, 4 महीने मुश्किल रहेंगे थोड़े हम सबके लिए, पर ये 4 महीने अगर हमने साथ बिताए ना प्रॉपरली हर एक एक्सरसाइज में, तो आने वाले 40 ईयर्स को देखना नहीं पड़ेगा। बहुत बढ़िया प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे सब लोग मिलके, राइट सर? हाँ सर, जरूर। तो अभी आपने जब ये सेक्टर पे काम किया, जैसे देख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके 8 सेक्टर। कुछ उसमें से आपको क्या सीखने को मिली अमर जी? कुछ डिस्कवरी हुई, ये नहीं पता था, ऐसा कुछ? हाँ सर, मतलब काफी कुछ सीखने को मिला। जैसे फर्स्ट थिंग तो हम लोग को डाटा कहाँ से कलेक्ट करना है और कौन से प्रॉपर मैनर में उसको अरेंज करना है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। क्योंकि जैसे बीएससी में बैलेंस शीट, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, वो तो मनी कंट्रोल में भी हम लोग को समझता है, बट उसको अरेंज कैसे करना है, कौन सा फॉर्मूला से मतलब किस तरह से उसको एनालाइज करना है, तो ये प्रॉपर मैनर में डाटा जो कलेक्शन होता है, और सेल्स ग्रोथ, मतलब इम्पोर्टेंट चीजें क्या होती है एक स्टॉक हम लोग को ढूंढने के लिए, या फिर एक स्टॉक का परफॉर्मेंस देखने के लिए। जैसे उसका एनुअल रिपोर्ट्स होता है, तो एनुअल रिपोर्ट्स में जितने सारे सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, तो उसमें हम लोग को सिर्फ इतना आइडिया था कि प्रॉफिट्स अगर कंपनी का बढ़ता है तो फिर स्टॉक बढ़ता है, बट ये सेल्स पर डिपेंड होता है, डिमांड क्या होती है, वो सब हम लोग को अभी जो मैं डाटा एनालाइज कर रहा हूँ, तो मुझे उसका आइडिया आ रहा है। राइट।
ग्रेट अमन भाई। मैंने देखा इतने सालों में, जैसे मैं भी बहुत पहले प्रॉफिट देखता था पर धोखे हो जाते थे बहुत, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि प्रॉफिट बहुत वोलेटाइल होते हैं और प्रॉफिट को संभालता है सेल्स। आप देखोगे आने वाले समय में अगर आपकी कंपनी के सेल्स बढ़ते जा रहे हैं, प्रॉफिट कभी कभार ना भी बढ़े तो भी सेल्स अच्छे होते हैं तो कंपनी को प्रीमियम मिलता रहता है, क्योंकि इन्वेस्टर को पता है यार सेल्स बढ़ रहे, कल प्रॉफिट वापस बढ़ने वाला है, बराबर ना। तो सेल्स आर हाईली इंपॉर्टेंट, राइट। यस यस। दूसरा, आपने एक मनी कंट्रोल और ये सब की बात की कि चलो डेटा हर जगह से अपन देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये 4 महीने में आपका खुद का मनी कंट्रोल तैयार हो जाएगा। आपको कोई और जगह जाने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज की आप सबकी ऐसी स्प्रेडशीट होगी, ये रखो आपका पूरा मनी कंट्रोल ये स्प्रेडशीट में आ गया, राइट। हाँ सर। वो भी कहीं से डेटा लेते हैं, वो भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से ही लेते हैं, हम भी बीएससी से लेते हैं, तो आप भी यहाँ पे मनी कंट्रोल हो, बराबर ना। हाँ। इतना है कि वो लोग अच्छा सजा के देते हैं, बराबर, ताकि हमें इजीली हम डेटा को पढ़ सके, बराबर। यही हमको भी समझना है कि मैं डेटा को कैसे देखूं कि मैं आसानी से समझ जाऊं, राइट। वो घर का खाना होता है और जब बाहर खाने जाते हैं तो बढ़िया एकदम सजा के देते हैं, सजा के देते मतलब वो अच्छा ऐसा नहीं है, पर हमें बहुत अच्छा लगता है, वाओ क्या डिश तैयार होके आई है, वो सजी हुई है, बस यहाँ हम घर का खाना खाने वाले हैं, ओके। यस। और सर एक चीज है कि मतलब हम लोग जो एनालाइज कर रहे हैं तो सिर्फ 4 साल का नहीं तो 10 साल से कंपनी कैसे ग्रो कर रही है और कैसा परफॉर्मेंस दे रही है, वो भी समझने के बाद हम लोग कौन से स्टॉक में अच्छी तरह से इन्वेस्टेड रह सकते हैं, उसका भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा हो। राइट, सही बात है आपकी। हिस्ट्री बहुत ही जरूरी है, बराबर ना। खाली 1-2 साल का देख के हम, वो कहावत है ना कि बुक देख के भरोसा रखते हैं, वो गलत कहावत है। कवर देख के बुक पे भरोसा रखते हैं, राइट, वो लोग धोखा खाते हैं। हम कवर देख के कभी अट्रैक्ट नहीं होंगे, हम पूरी छानबीन करेंगे, कंपनी लेने से पहले 1000 प्रश्न करेंगे, पर लेने के बाद कोई चिंता नहीं रहनी चाहिए, राइट। हर साल कंपनी बदलो, हर 5 साल कंपनी बदलो, ऐसा सब नहीं होगा। लेने से पहले ही नेगेटिव होते, लेने से पहले पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होते, राइट ना। हर एक बारीक हम लोग तपास करेंगे फिर हम लेंगे, ओके। यस। तो यहाँ पे आपकी जितने भी सेक्टर है, इन सब सेक्टर्स में कौन सा सेक्टर में ओपन करूं, बताइए किस पे बात करेंगे। सर कोई भी सेक्टर, सिर्फ वो जो टेक्सटाइल का ना सर उसका डाटा का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, वो एनुअल रिपोर्ट में हम लोग गए तो उसमें मिला ही नहीं, तो 2 कंपनी का किया आधा और बाकी का 2 कंपनी का मिला ही नहीं, क्योंकि न्यूली कोई बात नहीं। देखो आपके पास जो सेक्टर है ना, इसमें एक है ये इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज, हाँ राइट। अब इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज यानी कैसा सेक्टर है ये? बड़ा सेक्टर, बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा, 10 लाख सारी कंपनी, मार्केट कैप 3 लाख करोड़ का धंधा, निफ्टी 50 की कंपनी है इसके अंदर, सब है, काफी है, राइट। ये सेक्टर ने बहुत वेल्थ क्रिएट करके नहीं दिया, ये पुराना सेक्टर है, बिजली उत्पन्न करने वाली कंपनियां सब इसके अंदर है, हाई कैपेक्स वाली। अब इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज का सेक्टर में 10 लाख करोड़ मतलब बड़ा सेक्टर, इसको अगर मैं अब ओपन करूं एक ईगल्स आई व्यू के लिए, तो इसमें जो कंपनियां हैं सबसे बड़े मार्केट कैप की कौन सी है, कोई आइडिया आपको अमर जी? हाँ सर, एक्चुअली आई कैन नॉट रीड, राइट, मैं बताता हूँ। अदानी ग्रीन, हाँ करेक्ट, बिल्कुल सही बोले आप, अदानी ग्रीन, राइट। अदानी ग्रीन का मार्केट कैप कितना है सर? 3,80,000 करोड़ के आसपास का, ओके। एनटीपीसी का मार्केट कैप तो 1.5 लाख करोड़, 1.7 लाख करोड़, ओके, राइट। तो एनटीपीसी वैसे देखा जाए तो सेल्स में सबसे बड़ी, धंधे में, बराबर। देखो मैं यहाँ पे सेल्स पे आ जाता हूँ, तो अगर आप सब कंपनियों का सेल्स देखे तो एनटीपीसी ये सेक्टर में एक ऐसी कंपनी है जो लाख करोड़ से ज्यादा धंधा करती है, हाँ। तो इंडिया जो है, इंडिया इतना बड़ा अभी इकोनॉमी नहीं है, तो इंडिया में लाख करोड़ का धंधा करना मतलब बड़ी बात है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वही लाख करोड़ के धंधे पे पहुंच सकती है। हम लोग जब रिसर्च करते थे अमर भाई, शुरुआत में हमको मुश्किल से कंपनियां मिलती थी जो 2 लाख 3 लाख करोड़ मतलब तो एकदम बड़ी कंपनियां हो गई, राइट। अभी चलो काफी कंपनियां लाख करोड़ है, पर लाख करोड़ इज गुड बिजनेस। तो एनटीपीसी मतलब अपने इंडिया की सबसे बड़ी पावर जनरेशन करने वाली कंपनी, राइट। थर्मल,
बराबर। दूसरी कंपनियों में अदानी ग्रीन, अदानी पावर, टाटा पावर, यानी टाटा पावर तो आपको पता ही होगा बॉम्बे में, हाँ, है ना। देखो करीबन 43,000 करोड़ का धंधा। तो टाटा पावर भी कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, अदानी पावर के जैसा ही, राइट। जेएसडब्ल्यू एनर्जी का नाम सुना? यस सर, जिंदाल ग्रुप की, राइट। जिंदाल, छोटी सी कंपनी है, 9,000 करोड़ का टर्नओवर है, सेम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, पावर जनरेशन फ्रॉम कोल बेस, राइट। ये एनएचपीसी क्या है, इसके बिजनेस के बारे में पता है आपको? हाँ, नेशनल हाइड्रो थर्मल का है वो। हाँ, हाइड्रो पावर सब जनरेट प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, है ना। कौन सा? हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर, जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए, पर एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसका रिकरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं होता है, राइट। पर ग्रोथ भी नहीं होता है इन कंपनियों में, क्योंकि कितने हाइड्रो पावर डालेंगे, एक जगह हाइड्रो पावर डाला तो वो आपको एक लिमिटेड बिजनेस देता जाएगा, पर वो ग्रो होगा वो जरूरी नहीं। ग्रो कब होगा पता है? जो ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, देखो चाहे अदानी हो, चाहे टाटा हो, चाहे जेएसडब्ल्यू, ये लोग जो माल बना रहे हैं, अगर बिजली के दाम बहुत बढ़ते गए तो ये सब कंपनी को फायदा हो सकता है, लेकिन बिजली के दाम बहुत बढ़ा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो मतलब सबके घर की नेसेसिटी है, राइट। तो पॉलिटिक्स को भी प्रॉपर रहना है, हर एक की जरूरत, बिजली के दाम बढ़े तो गड़बड़। तो इनकी वजह से क्या है ना कि प्रॉपर प्रॉफिटेबिलिटी आपकी ये पूरे सेक्टर की इतनी होती नहीं है बर्फों में। बाकी सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा है इसमें। एनएचपीसी और एसजेवीएन ये दोनों हाइड्रो पावर, बाकी टोरेंट पावर, जेएसडब्ल्यू सबका एक धंधा। सीईएससी ये सबसे पहली कंपनी थी पावर जनरेशन की इंडिया में, राइट। फिर ने वैली लेगनेट, ना आर पावर, ना जेपी, ना बहुत सी कंपनियां हैं, सबके पीछे नहीं जाते हम लोग। पर ग्रोथ आपने अगर इन सब कंपनियों का गिना, देखो नीचे में देख लेता हूं कितना ग्रोथ आया। 5% का ग्रोथ है आपका 4 साल का। ये 5% ग्रोथ कैसा है सर? अच्छा है? एवरेज एवरेज है। तो बहुत बढ़िया ग्रोथ ये सेक्टर का नहीं रहा पिछले सालों में। मैंने कारण बताया, क्योंकि जो प्रोड्यूस ये लोग करते हैं उसका भाव बहुत बढ़ा नहीं सकते। पर कोरोना के बाद इनका ग्रोथ बढ़िया आया है, सेल्स ग्रोथ, बिजली की डिमांड बढ़ी हुई है, काफी ग्रोथ बिजली की कंपनियां कर रही है। सेल्स ग्रोथ, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, पर चलो सेल्स ग्रोथ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपका इस साल का 14% का ग्रोथ है। ये 14% ये साल का कैसा ग्रोथ है? सर ये अच्छा ग्रोथ है, अच्छा ग्रोथ है, गुड ग्रोथ दिस ईयर 14%। देखो कुछ कंपनियों में पिछले साल बिल्कुल ग्रोथ नहीं था कोरोना की वजह से, तो ये साल ग्रोथ आया है। पर पावर में ऐसा नहीं था। क्या पावर में ऐसा था कि पिछले साल सब पावर बंद था और इसी साल पावर का धंधा चल रहा है तो ग्रोथ आ रहा है? नहीं, पावर तो कंटिन्यूस, कोरोना से कोई लेना देना नहीं था, तो ये ऑर्गेनिकली रियल ग्रोथ है, राइट। तो ये सेक्टर को देख के हमको पता चलता है कि ओवरऑल मार्केट कैप में सबसे बड़ा अडानी ग्रीन है, क्योंकि उसका ग्रोथ सबसे भयंकर है। आपके डेटा देख के मेरे को लग रहा है 600% का ग्रोथ, पिछले साल का 200% का ग्रोथ। तो अदानी को एक चीज आती है, धंधे को ग्रोथ कैसे करना है, टॉप ग्रोइंग कंपनी, राइट। इसी वजह से देखो उसका धंधा गिनती में भी नहीं है एनटीपीसी के सामने, कुछ भी नहीं। पर एनटीपीसी से ज्यादा मार्केट कैसे पॉसिबल है? क्योंकि इन्वेस्टर क्या देखते हैं? ग्रोथ भी देखते हैं। जो ग्रोथ ज्यादा करेगा, जिसका धंधा ज्यादा बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के चांसेस होते हैं, राइट सर? यस। तो ये आपका इलेक्ट्रिक यूटिलिटी सेक्टर हमने देखा। हम आपका दूसरा एक सेक्टर भी देख लेते हैं। जैसे आपने यहाँ पे दूसरे जो काम किए हुए आयरन एंड स्टील पे, सर आयरन एंड स्टील मतलब कैसा सेक्टर हुआ, कोई आइडिया बता सकते हो? सर आयरन एंड स्टील में मतलब वो स्टील इंडस्ट्री से आता है, और ये अभी डिकेइंग हो रहा है। मतलब पहले इसका डिमांड ज्यादा था, तो अभी फिलहाल इसका मतलब जो ग्रोथ नॉर्मली बाकी सारे सेक्टर्स का है उससे कंपैरिजन में इसका थोड़ा सा कम है। कब का कह रहे हो आप ये डिके ग्रोथ? सर ये कोविड के टाइम का। ओके, देखो वैसे आयरन एंड स्टील मतलब ये मेटल हुआ। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे मान लो अपन पुल बनाते, सबसे ज्यादा जैसे मकान बनते रहते कंस्ट्रक्शन में, तो सीमेंट का भी इस्तेमाल बहुत होता है। तो सीमेंट भी एक बड़ी चीज है इंफ्रा में, वैसे मेटल भी एक बड़ी चीज है, आयरन एंड स्टील, है ना।
तो आयरन एंड स्टील का ग्रोथ पूरा नहीं है सर। आयरन एंड स्टील भी सेल्स इनका अच्छा बढ़ता है, क्योंकि इंडिया में इंफ्रा ग्रोइंग अभी बहुत बुरे हाल है इंफ्रा के, अच्छा नहीं है इंडिया में इंफ्रा बहुत। पर अभी हम लोग जैसे कुछ साल पहले नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP लॉन्च की, जिसमें टारगेट रखा गया कि अपने को अगर 5 ट्रिलियन पहुंचना है ना, तो 5 लाख करोड़ इंफ्रा में डालना पड़ेगा। तो अभी अपनी सरकार जो है वो 5 लाख करोड़ के निवेश के पीछे पड़ी हुई, अलग अलग प्रोजेक्ट लॉन्च करते जा रहे हैं, 5 लाख करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली ये किसको बढ़ावा देती है? सीमेंट एंड स्टील को। हाँ। देखो आपके डेटा में देख रहा हूं, पिछले 4 साल का ग्रोथ 17% है सर। तो 17% ग्रोथ बुरा है कि अच्छा है? अच्छा है, अच्छा है सर। 17% ग्रोथ इज अ वेरी गुड ग्रोथ, राइट। अब ग्रोथ यहाँ पे अच्छा है, ये पुरानी इंडस्ट्री है, कोई इमर्जिंग इंडस्ट्री नहीं। बहुत ही कम ऐसी कंपनियां, ऐसे सेक्टर होते हैं जो पुराना होने के बावजूद बढ़ते हैं। तो ये पुरानी इंडस्ट्री है, फिर भी ग्रोथ है इसके अंदर। प्रॉफिटेबिलिटी का यहाँ पे इशू रहता है, क्योंकि जो अभी हमने इलेक्ट्रिक यूटिलिटी देखा ना, वैसा ही यहाँ पे है, हाई कैपेक्स की, बहुत पैसा चाहिए इनके लिए, तो कंपनियां बेचारी कमाती नहीं है, तो बहुत स्ट्रगल वाली कंपनियां यहाँ पे चलती, राइट। एक्चुअली मैं वही समझने में गलत, ठीक है, क्या कह रहे थे अमर भाई? मतलब मैं वही समझने में थोड़ा गलत हो गया कि शायद उसका ग्रोथ नहीं हो रहा था जिस तरह से। अच्छा। तो वो शायद मैं सेल्स में भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। बराबर, देखो सेल्स ग्रोथ अभी देख लेने का। हाँ। सेल्स ग्रोथ अच्छा हो तो इतना तो तय है कि डिमांड उसकी है, राइट। तो डिमांड है यहाँ पे, और इसी डिमांड की वजह से जैसे JSW स्टील है, टाटा स्टील है, इन लोगों की जितनी रिजर्व है ना, उतनी डेप्थ है। मतलब हम ये कहेंगे सब हाई बोरोइंग वाली कंपनियां है ये सेक्टर में, और कुछ कंपनियों पे तो डेप्थ अपने टोटल रिटेन अर्निंग से ज्यादा डेप्थ। तो अच्छी बात नहीं है, प्रॉफिट में तकलीफ होती है, पर फिर भी कंपनियां चल रही है। क्यों? ड्यू टू सेल्स ग्रोथ, बराबर है। और ऐसी अगर कोई सेक्टर हो जहां पे सेल्स अच्छा हो पर प्रॉफिट का ठिकाना नहीं, मतलब कभी प्रॉफिट अच्छे आएंगे कभी बुरे आएंगे, तो वॉलेटिलिटी बहुत रहती है, समझे आप? कंपनी टूटेगी तो आधे का आधा हो जाएगी, चलेगी तो वापस अच्छी चलेगी। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट बहुत वॉलेटाइल है। तो ऐसी कंपनियों में जब निवेश करो तो थोड़ा कम निवेश करने का, एकदम हम फ्री होके नहीं निवेश कर सकते यहाँ, बराबर है सर? ओके। देखो ये सेक्टर में जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूं, आपका JSW स्टील, उनका धंधा कितना है? 1.5 लाख करोड़ का, राइट। और टाटा स्टील का धंधा 2.5 लाख करोड़। तो बड़ी कौन है सर? वैसे तो टाटा स्टील ही है। टाटा स्टील सबसे बड़ी कंपनी है, पर मार्केट के टाटा स्टील से ज्यादा JSW स्टील को मिलता है। ऐसा क्यों? कोई कारण? उसका प्रॉफिट रेशियो अच्छा है टाटा स्टील से। बिल्कुल सही बात है सर आपकी। देखो डेप्थ टाटा स्टील के मुकाबले कम है, राइट। मतलब डेप्थ कम है बोल रहा हूं, मतलब उनके रिजर्व के हिसाब से कम है। हम देखो ऑब्वियस है JSW स्टील की डेप्थ टाटा स्टील से कम होगी, पर हम उसको कम डेप्थ नहीं बोलेंगे। कम डेप्थ हम कब बोल सकते हैं? जब एसेट के मुकाबले डेप्थ कम हो, तभी हम बोल सकते हैं कम डेप्थ है। नहीं तो कभी कभी छोटी कंपनियों की डेप्थ ज्यादा होती है बड़ी कंपनियों से, राइट। तो यहाँ पे JSW स्टील में कंसिस्टेंसी प्रॉफिट की अच्छी है, तो पुराने निवेशक समझ गए कि JSW में प्रॉफिट जल्दी टूटता नहीं है, इसीलिए JSW को ज्यादा मार्केट कैप मिलता है। जो सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, देखो कितना मार्केट कैप है उसका? खाली 30,000 करोड़। अब 30,000 करोड़ मतलब क्या हुआ? ये कुछ भी नहीं है। ये एक जमाने की इंडिया की सर सबसे बड़ी कंपनी थी। ओके सर, काफी पुरानी। हाँ, पुरानी कंपनी और सबसे बड़ी इंडिया की। मतलब आज जो HDFC बैंक है, रिलायंस है, जैसे नंबर 1 मार्केट कैप मिलता है, वैसा एक जमाने में नंबर 1 मार्केट कैप सेल को मिला करता था, क्योंकि वो जमाना था गवर्नमेंट का, वो जमाना था लाइसेंस राज का, बिजनेसेस ओपन नहीं थे, तो गवर्नमेंट की मोनोपोली चलती थी, तो सामने दूसरे बिजनेस टिक नहीं पाते थे, राइट। और गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस इतना बढ़िया वैसे नहीं होता है। तो जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो गवर्नमेंट की कंपनियों को डी रेटिंग हो गया, बराबर सर? यस। तो दिस वाज योर आयरन एंड मेटल। अब हम याद रखेंगे
हमने 2 सेक्टर देखे, दोनों ही सेक्टर में ग्रोथ था। आयरन का ग्रोथ बहुत अच्छा था, राइट? हाँ, 17। इलेक्ट्रिक यूटिलिटी का ग्रोथ भी था, पर आयरन एंड स्टील जैसा नहीं, राइट? और सबसे बड़ी कंपनी भी आपने लिखी है, बहुत अच्छा काम किया है। JSW Steel and Tata Steel are the largest beneficiaries of iron and steel. बराबर है? यस सर। ओके। एयरलाइन माने सर? हाँ, एयरलाइन मतलब एविएशन का। एविएशन, राइट? यहाँ पे कौन है सबसे बड़ा? इंडिगो। इंडिगो। देखो आपका इंडिगो का जो सेल्स है वो 2022 का 25,000 करोड़ का है। अब असल में ये सेल्स इनका कुछ भी नहीं तो ये 2019-20 में ये 30,000 करोड़ का धंधा करते थे, पर ये डिके हुआ है कोविड के कारण, राइट? इनको 73 लाख करोड़ का मार्केट कैप मिल रहा है। अब इंडिगो पुरानी की सेल पुरानी? सेल पर सेल को खाली 30,000 करोड़, इनको 70,000 करोड़, ऐसा क्यों? क्योंकि इनके प्रॉफिटेबल या प्रॉफिट, क्योंकि एयरलाइन इंडस्ट्री का ग्रोथ बहुत जबरदस्त है। अच्छा। ये तो कोविड आया तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, नहीं तो ये सेक्टर 30-30% के ग्रोथ से बढ़ता था, राइट? मतलब आपके पास एयरलाइन का कंपनी हो, समझ लो इनका धंधा 25-30% से तो बढ़ने ही वाला है। ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल है ये सेक्टर में, बराबर ना? तो ये इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर में आता है और सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी है इंडिगो। डोमेस्टिक मार्केट में सर इंडिगो का वैसे भी मार्केट शेयर भी बहुत बड़ा है, राइट? तो दूसरी कंपनी है इनसे बहुत दूर दूर तक बहुत पीछे है, बराबर? तो दिस वाज योर एयरलाइन, गुड ग्रोथ। पर अभी आपके सामने जो डेटा है ये बता रहे बिल्कुल बुरा ग्रोथ है, 14%, क्योंकि कोविड की वजह से, बराबर ना? अच्छा। पर अभी कोविड की इफेक्ट है सर, बॉम्बे में तो बहुत ही पहले कोविड, अभी कैसा है कोविड का? नहीं, अभी नहीं है सर, नॉर्मल है ना? तो मतलब समझ लो इस साल इंडिगो लाइफ टाइम हाई सेल्स करने वाला है, क्योंकि जगह नहीं मिल रही है आजकल फ्लाइट में, एक सीट खाली नहीं होती, राइट? ह्यूज ग्रोथ हम इसमें भी आने वाले समय में देखेंगे। ओके। सो दिस इज द वे। देखो अभी हम लोग है ना, अमर भाई, कोई अच्छी कंपनी कौन सी ये सब नहीं देख रहे, अभी हम लोग खाली सेक्टर समझ रहे हैं कि ये सेक्टर क्या है, कौन सी कंपनियां है, किसको मार्केट कैप मिल रहा है, कौन कितना धंधा कर रहा है, ये सब डेटा सब लोगों को देखने चाहिए, राइट? हाँ सर, तो मैं एक पूछ सकता हूँ? हाँ बोलो। हाँ, जैसे कि फिर हम लोग को सेक्टर वाइज अगर हम लोग को देखना है कि कौन सा सेक्टर ग्रोथ है या फिर मतलब वो सेक्टर एवरेज है, तो ये हमें पूरे मतलब मार्केट कैप से सेल्स से पता चलेगा कि मार्केट कैप से पता चलेगा कि हम लोग को सेल्स ग्रोथ हमारे भाई, देखो ग्रोथ का सीधा मतलब है, ग्रोथ मतलब शेयर चल रहा है, वो ग्रोथ नहीं है। प्रॉफिट बढ़ रहा है, वो भी ग्रोथ नहीं है। प्रॉफिट तो बढ़ते रॉ मटेरियल के दाम कम होने की वजह से, प्रॉफिट बढ़ते इंटरेस्ट रेट घटाने के कारण। ग्रोथ, रियल ग्रोथ क्या है? सेल्स ग्रोथ। अच्छा, राइट? तो खाली और खाली सेल्स ग्रोथ देखने का, जो कंपनी का सेल्स ग्रोथ बढ़िया हो, जो सेक्टर का, वो सेक्टर ग्रोइंग सेक्टर है। ओके, बराबर? आपके जितना होमवर्क है उसमें जो सेक्टर है ज्यादातर, जैसे इलेक्ट्रिक और आयरन एंड स्टील, ये दोनों पुराने सेक्टर है, राइट? आयरन एंड स्टील ग्रोइंग है। एयरलाइन को हम इमर्जिंग सेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? इमर्जिंग। ये नया सेक्टर है। अभी इंडिया में ऐसा नहीं है कि हर कोई व्यक्ति एयरलाइन से मुसाफरी कर रहा है। कितनी कंपनियां हैं? मुश्किल से 3-4 कंपनियां लिस्टेड है, पर आप आने वाले 10 साल में देखोगे कंपनियां बढ़ जाएगी। तो इमर्जिंग सेक्टर कुछ ऐसा होता है, इमर्जिंग सेक्टर में आपको 30-30% ग्रोथ मिलता है, राइट? क्योंकि उनकी बढ़ने की जगह बहुत। अभी एयरपोर्ट कितने हैं? 4 इंडिया में, राइट? अभी आने वाले कुछ सालों में 220 एयरपोर्ट का तो प्लानिंग हो चुका है। तो मतलब जबरदस्त ग्रोथ यहाँ पे होगा, तो उसका फायदा एयरलाइन इंडस्ट्री भी लेगी। तो एयरलाइन को आप क्या बोलोगे? इमर्जिंग इंडस्ट्री। इमर्जिंग इंडस्ट्री में ग्रोथ धमाकेदार मिलेगा, राइट? फिर टूर ट्रैवल रिलेटेड सर्विस, ये भी काम आपने किया है, ये भी इमर्जिंग सेक्टर है। कौन सा सेक्टर हुआ सर ये भी? इमर्जिंग सेक्टर। इमर्जिंग, क्योंकि टूर ट्रैवल ये इंडिया का, क्या कह सकते हैं, इंडिया में के लिए ये सेक्टर बना ही नहीं था। ठीक है, पहले जब
बहुत पैसा था, उस समय पे लोग बहुत टूरिंग करते थे, और हमारे यहाँ के लोग बाहर बिजनेस करने जाते थे, और हमारी जितनी बड़ी शिप्स हुआ करती थी उतनी दूसरे कंट्री के राजाओं की शिप होती, हमारे यहाँ के जो व्यापारी शिप लेके जाते थे, मतलब ऐसा रिच अपना कंट्री था। पर अभी का टूरिज्म हमारा बहुत ही वीक है, रिसेंट, राइट। अभी इंडिया में लोग ज्यादातर 3-4 साल में एक आध छुट्टी मनाते हैं, डेवलप कंट्री में हर 3 महीने में एक छुट्टियां मनाते हैं। ये 3-4 साल में आप देखोगे इंडिया में टूरिज्म का ग्रोथ जबरदस्त होगा। आपने देखा स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, क्यों? टूरिज्म स्वच्छ होगा तब तो लोग आएंगे। आपने देखा होगा अलग अलग जगह पे अलग अलग इमारतें जबरदस्त बनाई जा रही है, राइट। काफी नए नए उद्घाटन हुए, जैसे गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हुआ, अभी जब विस्टा का ओपनिंग हुआ, महाराष्ट्र में कुछ हो रहा है, राइट। हर जगह पे ये सब क्या बन रहा है? टूरिस्ट ट्रैवल रिलेटेड सर्विस। तो ये सेक्टर को भी हम क्या कहेंगे? इमर्जिंग। मतलब ये सेक्टर की कंपनियां है तो आपको 15-20% का ग्रोथ मिलना ही है, राइट। तो पहली प्रायोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए? इमर्जिंग सेक्टर की कंपनी है। अगर आपका इमर्जिंग सेक्टर के साथ कोई क्वालिटी कंपनी का संगम हो गया तो वेल्थ क्रिएट हो गई, बराबर है। यस, क्वालिटी कंपनी है कि नहीं हम बाद में देखेंगे, पर ये पहले जान लो कि कौन ग्रोइंग है, कौन इमर्जिंग है, कौन डिकेइंग, राइट सर? यस सर। तो बैटरीज ऑटोमोबाइल की कोई मुझे बता सकता है? एनीबॉडी? बैटरी का ग्रोथ कैसा हो रहा है और क्या उम्मीद कर सकते हैं? एनीबॉडी कैन गिव आइडिया ऑन बैटरी? जबरदस्त हो रहा है और आने वाले दिनों में भी बहुत होगा, क्योंकि अभी हम इलेक्ट्रिक पर चल रहा है, मतलब ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। सब गवर्नमेंट भी इसी तरफ पर फोकस कर रही है, राइट। ग्रीन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट जो है, तो इसी वजह से उसका जो है वो आने वाले 10 सालों में पूरा, मतलब हमारा जो ऑटो सेक्टर है वो पेट्रोल और डीजल से ट्रांसफर बैटरी पर होने वाला है। बराबर है। देखो 10 साल में होने वाला है, पर 10 साल में पहले तो 2 व्हीलर होगा। जी जी सर, राइट। अभी गाड़ियों को थोड़ा टाइम लगेगा, वो भी हो जाएगी, राइट। पर धीमे धीमे, आपकी बात बिल्कुल सही, हम एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज पे है। पर ये जो बैटरीज का सेक्टर है, ऑटोमोबाइल बैटरीज, वो वाली बैटरियां नहीं, ये तो अभी की गाड़ियों में जो बैटरी यूज होती है वो वाली बैटरी है अभी की गाड़ियों में। और अभी का जो ऑटो सेक्टर है, पिछले 5 साल से दुनिया भर में ऑटोमोबाइल सेक्टर बिल्कुल वीक था। ज्यादातर कंपनियां आपने देखा बंद हो गई, बहुत सी कंपनियां इसीलिए वो दुनिया भर में प्रॉब्लम हुए तो इंडिया में भी उन्होंने ऑपरेशंस बंद किए। अभी फोर्ड मेरे ख्याल से चले गए, जनरल मोटर, राइट। तो ये क्यों है? इंडिया बुरा नहीं है, इंडिया तो इनफैक्ट सबसे बड़ा मार्केट होने वाला है ऑटोमोबाइल का, पर वर्ल्ड वाइड की मंदी लोगों को प्रॉब्लम कर रही है। तो अब ऑटोमोबाइल की अगर बैटरी की हम बात करें तो बैटरी एक पार्ट है ऑटोमोबाइल का। जब गाड़ियां कम बिकेगी तो उसकी इफेक्ट बैटरी पे भी पड़ती है, राइट। अब वापस से गाड़ियां थोड़ी बिकनी शुरू हुई है तो वापस थोड़ा रिवाइव हो सकता है, पर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर को इमर्जिंग या फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर नहीं कहेंगे। ये एक एवरेज ग्रोइंग सेक्टर है। कैसा सेक्टर है? एवरेज ग्रोइंग। तो थोड़ा हमको यहाँ पे ट्रबल पड़ रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। ऑटोमोबाइल कंपनियां ग्रोथ नहीं कर पा रही। व्हाई? क्योंकि ओवरऑल दुनिया भर में ऑटोमोबाइल मंदा चल रहा है। ऑटोमोबाइल में 2 कंपनियां यहाँ पे अमर भाई ने लिखी हुई है, एक्साइड एंड अमरा राजा, इज एब्सोल्युटली राइट। ये दोनों कंपनियां बड़ी कंपनियां हैं। अगर यही कंपनियां कुछ ऑटोमोबाइल बैटरी में करती है तो आने वाले समय में इनको लाभ होगा, बराबर। अभी हमने देखा होगा, जस्ट सुजुकी ने डायरेक्ट एक प्लांट डाला बैटरी का, सुना आपने? जब मेरे ख्याल से लास्ट मंथ ही ओपनिंग हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल की गाड़ियों का। मेरे ख्याल से अभी जितेश भाई बोल रहे थे ना? हाँ जितेश भाई। जी सर। अपने गुजरात में ही एक प्लांट डाला उन्होंने, सुजुकी ने, ऑटोमोबाइल की, ये अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियों के लिए। तो मेरे ध्यान में नहीं है वो। हाँ अभी जस्ट, और मोदी साहब आए थे ना ओपनिंग के लिए। हाँ राइट। तो जस्ट अभी क्यों डालना पड़ा? क्योंकि अभी ये चैलेंजिंग सेक्टर है।
बहुत सी कंपनियां इसमें सक्सेस नहीं हो पा रही, राइट। तो ऑटोमोबाइल बैटरी हो, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट हो, ये ऑटोमोबाइल रिलेटेड सेक्टर हो, मतलब समझ लो एवरेज ग्रोथ। हम इन कंपनियों से धमाकेदार ग्रोथ 15% नहीं उम्मीद कर सकते, राइट। कितना उम्मीद करेंगे? 10-12% का, बराबर है। और अभी हिमांशु भाई ने मेरे ख्याल से हैंड रेज किया था, कोई कह रही थी सर आपको? जी सर, एक चीज पूछी थी कहिए कहिए हिमांशु भाई। जैसे एयरलाइन इंडस्ट्री इज अ ग्रोइंग सेक्टर इन इंडिया। हाँ जी। हिस्टोरिकली अगर आप ग्लोबली भी देखेंगे ना सर, हाँ जी, तो एयरलाइन इंडस्ट्री और एयरलाइंस पर्टिकुलरली सर्टेन एयरलाइंस को स्ट्रगल करती है, दे गो बैंकरप्ट। सही बात है सर आप। तो ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि आई डोंट रियली आई थिंक एयरलाइन इंडस्ट्री आई वुड अवॉइड इन्वेस्टिंग इन। बराबर है। देखो अभी हमने क्वालिटी की बात यहाँ पे की ही नहीं कि अच्छा। एयरलाइन इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, ग्रोथ इनका जबरदस्त है, और ग्रोथ इंडियन एयरलाइन इंडस्ट्री का तो बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है, क्योंकि हम बहुत ही अंडर पेनेट्रेटेड है। लेकिन दुनिया भर में एयरलाइन कंपनियों को स्ट्रगल इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर एयरलाइन कंपनियां एयरक्राफ्ट लाती है लीज, तो उनकी लीज लायबिलिटी बहुत बड़ी होती है। अब जैसे इंडिया में हमारे इंडिगो हो या एयर इंडिया हो, हम सब लीज पे एयरक्राफ्ट लाएंगे तो हमें डॉलर में पे करना है, तो एक तो लीज लायबिलिटी बढ़ी, डॉलर डिवैल्यू हुआ तो, रुपया डिवैल्यू हुआ तो भी हमको प्रॉब्लम आ जाते हैं। उनका मेन रॉ मटेरियल सर, एविएशन फ्यूल, फिर पार्किंग चार्जेस भी लगता है ना व्हेनेवर एयरक्राफ्ट इज वेटिंग इन एयरपोर्ट। सही बात है सर आपका। तो इसीलिए इनको प्रॉफिट में बहुत चैलेंजिंग होते हैं, राइट। पर फिर भी हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट चैलेंजिंग है, क्वालिटी बहुत मुश्किल से मिलती है ये एयरलाइन सेक्टर में, तो हम बहुत बड़ा निवेश ये सब चीजों को ध्यान में रख के नहीं कर सकते जी। पर अगर आपको कोई एक आधी कंपनी ऐसी मिले जो इतने चैलेंज में भी अच्छा कर पाए, तो पैसा बन सकता है सर। जैसे दुनिया भर की अभी हमने बात की, पर वॉरेन बुफे साहब ने यूएस की सबसे बड़ी जो एयरलाइन है उसमें उन्होंने बरसों से निवेश किया होता और अच्छा खासा पैसा बना। अमेरिकन कोविड एयरलाइंस में, हाँ, अमेरिकन एयरलाइंस, व्हिच एयरलाइंस? तीनों जो एयरलाइन है उसमें उनका पैसा है। अच्छा, ओके ओके, राइट। अब इंडिया में भी हमने देखा होगा तो राकेश झुनझुनवाला पहले स्पाइस जेट में निवेशक थे, अभी उन्होंने खुद का एयरलाइन किया, अक्स एयरलाइन, टाटा आगे एयरलाइन में, क्योंकि इनको एक चीज पता है कि जो दूसरी कंपनियों को धंधा ढूंढने में स्ट्रगल होती है वो कम से कम हमको नहीं होनी है। धंधा हमको बैठे बैठे मिलने वाला है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, राइट। और इसकी हम डिटेल में चर्चा क्वालिटी के समय करेंगे, बराबर सर? ओके सर, ओके। तो दूसरा जो काम हुआ है यहाँ पे अमर जी का, ट्रेडिंग टेक्सटाइल प्रोडक्ट। ट्रेडिंग टेक्सटाइल प्रोडक्ट मतलब कौन सा सेक्टर हुआ, समझा सकते हो अमर जी या एनीबॉडी? या कहिए अमर जी। ये क्लोथिंग का है सर, बट उसके रिपोर्ट ये क्या बोलते हैं, रिजल्ट्स ढूंढने में बहुत तकलीफ हो रही है। देखो टेक्सटाइल में ट्रेडिंग वाली कंपनियों में नहीं जाने का, क्योंकि टेक्सटाइल में खुद जो मैन्युफैक्चरर है उनको ही बहुत प्रॉब्लम होती है, ये भी हाई कैपेक्स मांगती है, राइट। तो ट्रेडिंग में कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग तो बहुत छोटा हुआ यहाँ पे, तो ये सेक्टर को अवॉइड ही कर लो आप, बराबर है। देखो सब कंपनी मिलके खाली 10,000 करोड़ का धंधा कर रही है, कुछ भी नहीं है, मतलब छोटा है ये एकदम, राइट। स्टेशनरी, ये कैसा बिजनेस हुआ सर? ये भी ठीक है, एवरेज है। हाँ, ये इस साल आपको दिख रहा है 32% ग्रोथ, क्योंकि इस साल बाजार खुला वापस कोरोना के बाद, स्कूल में बच्चे वापस गए कितने समय बाद, पर स्टेशनरी कोई ग्रोइंग सेक्टर नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं याद है कि अभी ज्यादातर लोग, जैसे अपने जमाने में कितना पढ़ाई के लिए बुक्स और सब होता था, राइट, अभी आजकल सब ऑनलाइन हो गया है। हाँ सर। तो कंपनियां हो, इंस्टीट्यूशंस हो, स्टेशनरी में स्पेंडिंग कम कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ ग्रोइंग सेक्टर। इसमें सबसे बड़ी कंपनी कोक्यू, कैमलिन, लिंक, ये सब है, बट स्टिल हम यहाँ पे 15-20% का ग्रोथ की उम्मीद बिल्कुल नहीं रखे, राइट सर। एंड योर लास्ट इज फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ये कौन सा सेक्टर हुआ, फिनटेक यानी पेटीएम, ये करेक्ट सर, बिल्कुल सही बात है। देखो कुछ समय पहले हमको मीटिंग्स में लोग पूछते थे, मेरे को फिनटेक में निवेश करना है, कोई अच्छी कंपनी बताओ ना, जब फिनटेक की कंपनियों के आईपीओ भी नहीं आए थे, तब भी हम कहते थे कि ये आपको दूर से लग रहा है कि बहुत अच्छा है, मजा आएगी,
लेकिन पहले कंपनियों को आ जाने तो, चिंता मत करो, ऐसा मत सोचो मेरे को आईपीओ से पहले पैसा डालना, बहुत टाइम मिलेगा पैसा कमाने। फिनटेक एक ग्रोइंग सेक्टर है, मतलब आपको फिनटेक में जो भी कंपनियां होगी उनका धंधा देखोगे बढ़िया ही बढ़ेगा। पेटीएम का ग्रोथ, पॉलिसी बाजार, पर ये सारी कंपनियां प्रॉफिट नहीं करती है, ज्यादातर कंपनियां, राइट? तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। पर ये एक इमर्जिंग सेक्टर, ये हमेशा रडार में होना चाहिए। अगर आपको फिनटेक में कोई बढ़िया कंपनी मिली, या आने वाले 25 साल साथ चल सकती है अपने, बिकॉज अगर फिनटेक की कंपनी हमारे पास है, वी कैन एक्सपेक्ट 15-20% ग्रोथ। अभी यहां पे 4 कंपनियां इन्होंने लिखी हुई है, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, इन्फीबीम। पेटीएम का क्या धंधा है? एनीबडी कैन एक्सप्लेन? डिजिटल ट्रांजैक्शन। डिजिटल ट्रांजैक्शन, बिल्कुल सही बात है। ट्रांजेक्शन में आ गया है वो, अभी शेयर मार्केट के लिए वो ब्रोकर के हिसाब से भी आ गया है, वो भी आए हैं। हाँ, और भी डिपॉजिट काफी सारी चीज में आ रहे हैं। उसमें बराबर है। बोला कि कोई पेटीएम के बारे में और उसके फ्यूचर के बारे में सर थोड़ा डीपली एक्सप्लेन करें। राइट, देखो दक्षय भाई, इनका मेन धंधा क्या है? हमेशा कोई भी कंपनी का मेन धंधा मत भूलो, पर ये हजारों दूसरे धंधे करेंगे, पर तुम जिसके लिए धंधे में आए वो क्या है? तो वो क्या था इनका? पेमेंट गेटवे, है ना? पेमेंट ट्रांसमिशन। तो भी ये लोग पेमेंट लेके आए, पर उसके बाद तो यूपीआई आया ना, गूगल पे आया ना, सब ने हवा टाइट कर दी। और अभी मैं अगस्त का डेटा बताऊं आपको, 650 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, 650 करोड़। हाँ सर। कोविड के बाद, जैसे कोविड से पहले ये इतना नहीं था, और लोग बोलते थे कौन यूज करेगा ये यूपीआई बुपीआई, इंडिया में डिजिटल नहीं चलेगा। कोविड के बाद जितने ट्रांजैक्शन हुए हैं, उनमें से 70% ट्रांजैक्शन करने वाले ने पहली बार जिंदगी में उपयोग किया है ट्रांजैक्शन का। मतलब उन्होंने कभी बैंकिंग भी इस्तेमाल नहीं किया था। सोचो, ऐसे ऐसे लोग गूगल पे से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो ये ट्रांजैक्शन हिट है, पर पेटीएम हिट नहीं है, क्योंकि ये लोग अभी चार्ज नहीं ले सकते उसके ऊपर, सब फ्री में दे रहे हैं। तो ये तो पूरा डिसरप्शन हो गया सेक्टर का। हुआ ना जब सरकारी यूपीआई लेके आ गई। तो पेटीएम अभी दूसरे अलग अलग मॉडल देख रही है, पर वो हम ये नहीं कह सकते पेटीएम इज हाईली सक्सेसफुल। उनका निश मार्केट में स्ट्रगल चल रहा है, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी स्ट्रगल रहेगी। बिल्कुल हम ये नहीं कह सकते कि जबरदस्त ग्रोथ कर सकती है, राइट? पॉलिसी बाजार जो है, इनका धंधा बहुत अच्छा है पॉलिसियों में, ऑनलाइन पॉलिसी की बिक्री में, राइट? दे आर डूइंग गुड बिजनेस। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सर ने, लेट मी चेक, आपने डेटा लिखा है। अच्छा, डेटा इनको इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये सब कंपनियां नए है ना अमर भाई? तो इनका डेटा आपको आईपीओ के डेटा में से देखना पड़ेगा, राइट? मैंने लास्ट वीक जो बताया था वैसे पर देखना, ताकि एकदम क्लियरिटी हो जाए, राइट? कोई कह रहे थे, मेरा रिक्वेस्ट है हैंड रेस कर दीजिए, राइट ना? बीच में आप कहोगे ना, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाएगा, राइट? या बोलो कौन कह रहे थे? यस प्लीज। हाँ कहिए। जी सर, जो नई कंपनी जो लिस्टेड हुई है ना, उसमें हम आईपीओ प्रोस्पेक्ट में भी देखते हैं, फिर उसमें मतलब ढूंढने में नजर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है नजर? नहीं आ रहा है। क्या बात है, चलो ढूंढते हैं फिर। मैंने ढूंढे, अब पॉलिसी बाजार का ढूंढ लेते हैं। मैंने जो लिया है वो लाइफ इंश्योरेंस वाला लिया है, तो एलआईसी का भी नहीं मिला। नहीं, मैंने आपको लास्ट वीक की जो तरीका बताया उससे मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एचडीएफसी का मिला, एचडीएफसी का मिल गया, लेकिन उसका बहुत प्रॉब्लम हुआ। इसके बाद मैंने रुचिता मैडम को भी बताया था, सॉल्यूशन नहीं हो, इसलिए मेरा ये सेक्टर जो है वो थोड़ा। देखो, एलआईसी का लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस थोड़ा अलग है, तो हो सकता है आपको डेटा समझने में प्रॉब्लम हुई हो, पर डेटा ना मिले ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब समझने में ही थोड़ी दिक्कत आई है। हाँ, समझने में तकलीफ होगी, क्योंकि वो बिजनेस थोड़ा डिफरेंट है, राइट? बाकी देखो, मैं यहाँ पे जाता हूँ, पॉलिसी बाजार आईपीओ। अभी मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सीधा यहीं से अगर मैं डेटा देख लूं, 2019 529 करोड़ का टर्न, 529 करोड़, 2020 855 करोड़,
2021 957 करोड़, राइट। मैं सीधा यहां पे भी जा सकता हूं, पॉलिसी, इन्वेस्टर रिलेशन, वहां पे भी जा सकते हैं, इन्वेस्टर रिलेशन, फाइनेंशियल्स, एनुअल रिपोर्ट, और ये इनका रिपोर्ट आया है, यहां से भी हम लोग देख सकते हैं। कोई भी कंपनी अपने रिपोर्ट में ये डेटा देती है। मैं थोड़ा डाउन स्क्रॉल कर रहा हूं और मैनेजमेंट डिस्कशन तक मैं जाऊंगा, राइट। ये सब चीज देखने की जरूरत नहीं है, आई एम डाउन स्क्रोलिंग। ओके, इंश्योरेंस एंड क्रेडिट, देखो कंटेंट्स इन्होंने लिखा हुआ है, फाइनेंशियल हाइलाइट्स इन्होंने ये पेज पे दी हुई है, राइट। हम लोग के लिए डेटा देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कब से मिल गया आपको धंधा? 2018 में 334 करोड़। अभी हमको कौन सा चाहिए था यहाँ पे? 18 का ही चाहिए। 334 करोड़। 2021 का टर्नओवर कितना है इनका? 887 करोड़ और 2022 का 1425 करोड़। हो गया काम, आपको डेटा मिल जाएंगे, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा उसको। यहां से देखो पॉलिसी बाजार से, या तो फिर आप एनुअल रिपोर्ट से देखो, राइट। सो ग्रोथ आपको मिलेगा। अगर हम यहाँ पे पॉलिसी बाजार का टर्नओवर देखें, ये पिछले 4 सालों में जो बढ़ा है, तो 44% मतलब कैसा ग्रोथ है? बहुत अच्छा, और तो बढ़िया है, सही मिलेगा, राइट। देखो कहीं पे भी, तो कहीं भी फिनटेक एक इमर्जिंग सेक्टर है, ग्रोथ बढ़िया है, ध्यान रखना चाहिए ऐसे सेक्टर में, ऐसी कंपनियों पे। अभी लेना नहीं है क्योंकि अभी क्वालिटी पैरामीटर बाकी है, वो देखने के बाद हम लोग चेक करेंगे, बराबर। यस, ओके, मैंने बीच में देखा था किसने हैंड रेज किया हुआ था। ओके, अभी नहीं है तो मेरे को लगता है शायद वेरी क्लियर हो गया। ओके, सो लेट मी मूव फर्दर। हम लोग थोड़ा और आगे यहाँ पे बढ़ते हुए, दक्षय शान है, यहाँ पे काफी सेक्टर पे काम किया है, मैं सबको बता दूं। काइंडली गो थ्रू दिस सेक्टर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, 18% पिछले साल, 4 साल 13%। ये इमर्जिंग सेक्टर नहीं है और ग्रोइंग है। अभी प्रॉब्लम होगा इनको दुनिया से, और ये प्रॉब्लम जिंदगी भर नहीं चलने वाला है। सो दिस इज अ ग्रोइंग सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर बैंक डेफिनेटली इज अ ग्रोइंग सेक्टर। एनबीएफसी एक फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर में से एक है इंडिया में, राइट। देखो भारत के लोग जितना ज्यादा कमाएंगे उतना लोन भी ज्यादा लेंगे, तो आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक और एनबीएफसी को भी फायदा होना है। एवरेज व्यक्ति पहले 20 लाख की लोन, होम लोन लिया करता था, आजकल 44 लाख की एवरेज होम लोन लेते हैं। इसका मतलब क्या? लोगों की कमाई बढ़ी है, पर बैंक की भी तो कमाई बढ़ती है जब एवरेज होम लोन बढ़ती है, राइट। तो ये प्राइवेट बैंक हो, नॉन बैंकिंग एनबीएफसी, ये सब ग्रोइंग सेक्टर है। इन सेक्टरों पे ध्यान होना चाहिए। पैसेंजर कार एंड यूटिलिटी व्हीकल, देखो कितना ग्रोथ है, नेगेटिव ग्रोथ। मैंने आप लोगों को दोस्तों पहले बताया, ऑटो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, यानी जो गाड़ी बनाने वाली कंपनियां हैं, उनका भी ग्रोथ नहीं है 4 साल से। अब इंडिया में नहीं, दुनिया भर में ये हाल है। देखो अपना -1 4 साल में, राइट। सो ग्रोथ इज नॉट गुड। अभी वापस अच्छी रिकवरी आई है, पर हम 10-12% की उम्मीद रखेंगे। हम ये नहीं उम्मीद रखेंगे कि हमें पैसेंजर कार में 15%, 20% का ग्रोथ मिलेगा, राइट। हमको 15% कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में मिल सकता है, बैंक में मिल सकता है, एनबीएफसी में मिल सकता है, पर पैसेंजर कार में 10-12%। कौन है बड़ा? मारुति, टाटा मोटर, राइट। ये दोनों कंपनियां सबसे बड़ी है। देखो मैं यहाँ पे आपका ये सेक्टर ओपन कर रहा हूं, पैसेंजर कार, राइट। क्योंकि अगर आप लोगों को लगता है यस ये सेक्टर में होना चाहिए, तो मारुति का मार्केट कैप करीबन 3 लाख करोड़, इनका धंधा कितना है? 88,000 करोड़। अब ये लाख करोड़ पहुंचने को आए थे 2019 में,
और 88,000 करोड़ मतलब डीके हो गया ये तो, राइट। तो ज्यादातर कंपनियों का ऑटो में डीके है। इस साल मेरे हिसाब से वापस से मारुति रिबाउंड करेगी, मतलब धंधे वापस से ज्यादातर कंपनियों के बढ़ेंगे। टाटा मोटर, ये टाटा मोटर का सेल्स ग्रोथ देखो, कितना टर्नओवर है टाटा मोटर का, और मारुति का बड़ी कौन है बताइए? मारुति और टाटा मोटर। टाटा सेल्स में बढ़ा है लेकिन प्रॉफिट नहीं आ रहा है। हाँ देखो, सेल्स 3 लाख करोड़ का करता है। अब ये असल में गाड़ियों से नहीं करता है, गाड़ियों में 50% गाड़ियां मारुति बिकती है इंडिया में, 50%, 46% टू बी एग्जैक्ट मार्केट शेयर मारुति का है। मतलब 100 में से 46 गाड़ियां मारुति, बाकी में पूरा गांव। पर अगर आप लोग कॉमर्शियल व्हीकल देखें, ट्रक्स और वो सब, तो उसमें राजा है टाटा मोटर। मतलब टाटा मोटर का मार्केट 50% है। अगर 100 ट्रक बिकते हैं तो 50 टाटा मोटर के, राइट। पर यहां पे टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल भी इसलिए दिया है क्योंकि दुनिया भर का बिजनेस टाटा मोटर का देखे तो अब उनका गाड़ियों का धंधा बड़ा हो गया है। जब इन्होंने जैकवार और अलग अलग कंपनियां एक्वायर की दुनिया भर की, तो ये इनका वर्ल्ड वाइड बिजनेस है 3 लाख करोड़ का। पर ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ ना मारुति का है ना इनका है। अभी ये सब लोग ग्रोथ करने लगे थोड़ा थोड़ा, राइट। ये दोनों नहीं लिखने का अक्षय भाई। देखो, आप में से जो भी लोगों में डीवीआर आए ना, तो डीवीआर को डिलीट कर दो क्योंकि ये डबल हो जाएगा। हाँ ये सर, मेरे को पूछना ही था कि सर दोनों के फिगर्स बिल्कुल सेम है तो क्या करें, और क्योंकि नंबर अलग था मैंने सोचा कैसे करना चाहिए। हाँ देखो, डीवीआर खाली एक लिस्टिंग के लिए है, ओके बराबर ना। तो वो कंपनी अलग नहीं है, कंपनी तो वही है आपकी टाटा मोटर, ठीक है। राइट सर। और महिंद्रा एंड महिंद्रा क्या करती है दक्षय भाई? महिंद्रा महिंद्रा कार भी बनाती है और उसका यूटिलिटी व्हीकल यानी टेम्पो वगैरह भी उसका बनाता है, और अभी स्मॉल बिजनेस स्मॉल बसेस में भी जा रही हो। राइट। देखो दक्षय भाई, जब हम ब्रॉडली देखते हैं ना, तब हम उनके सारे धंधे देखते हैं। जैसे अभी आपने जब पेटीएम का बता रहे थे तो आप मुझे शेयर बाजार और सब अलग अलग बता रहे थे, हाँ जी, और हाँ जी, मैंने क्या कहा, हमेशा मेजर धंधा देखने का। राइट, क्योंकि देखो, मेन धंधा उनको मेन बिजनेस देता है, बाकी धंधे 10-10 हजार करोड़ कोई काम के नहीं है। राइट, मारुति भी यूटिलिटी व्हीकल बनाती है, पर हम मारुति को कार की कंपनी बोलेंगे क्योंकि 50% मार्केट गाड़ियों का मारुति के पास है। राइट, टाटा मोटर को हम कॉमर्शियल व्हीकल का राजा बोलेंगे, राइट। वो गाड़ी भी बनाते हैं पर गाड़ी में मार्केट उनका 10% ही है, खाली उतना भी नहीं है, राइट। वैसे ही महिंद्रा एंड महिंद्रा को हम कौन सी कंपनी बोलेंगे? ट्रैक्टर्स। कौन से? ट्रैक्टर। ट्रैक्टर। तो इससे आपको क्या गाइडेंस मिलेगा पता है? मान लो खेती का धंधा बहुत अच्छा हो रहा है, रूरल की इनकम बढ़ रही है, तो ट्रैक्टर बढ़ते हैं। अगर आपने देखा ट्रैक्टर की बिक्रियां बढ़ रही है, तो क्या आप टाटा मोटर खरीदोगे? नहीं, महिंद्रा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ध्यान में आना चाहिए। अगर आपने देखा कि गाड़ियां बहुत छूट रही है, तो मारुति। आप देख रहे हो कॉमर्शियल व्हीकल बहुत बिक रहे हैं, तो टाटा मोटर। एकदम लॉजिकल चीज है ये, राइट। समझे लक्ष्य भाई? हाँ राइट सर, लेकिन सर अभी टाटा मोटर्स ने जितने मॉडल्स निकाले और अभी मार्केट में और रोड पे देखते हैं ना, तो टाटा बराबर है, बहुत दिखती है। बहुत अच्छा देखो ग्रोथ करने लगे वो लोग। टाटा मोटर का गाड़ियों में बहुत ही अच्छा ध्यान है, पर वो बहुत ही लेट आए हैं। हाँ वो है। अभी वो लोग जागे हैं और अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर उनका मार्केट फिर भी बहुत कम है ना, राइट। ऐसा नहीं कह सकते कि उनका मार्केट बहुत बड़ा है, अभी उनको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, राइट। हाँ मेहनत टाटा करें। मोटर को हम लोग अच्छा दिख रहा है सर, क्या सर? फ्यूचर मेरे को अच्छा लग रहा है क्योंकि एक टाटा मोटर्स के साथ टाटा जी रतन टाटा का एक ट्रस्ट जुड़ा हुआ है। दूसरा अभी जो मॉडल्स ला रहे हैं तो इतने वेरिएशन ला रहे हैं कि आपको थोड़ा थोड़ा पैसों के डिफरेंस में अलग अलग मॉडल्स मिल रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में वो लोग अभी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, हाँ वो टॉप कर रहे हैं, और बराबर है। इतना इनोवेशन ला रहे हैं तरह तरह का, और उसका भी सर्विस नेटवर्क मारुति जैसा पूरा फैला हुआ है। बराबर है, पिछले 2 सालों में अच्छा ग्रोथ हम लोगों ने टाटा मोटर का देखा है। हाँ जी, हाँ जी। राइट, ओके। टाटा भी फ्यूचर में अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे मारुति टॉप कर रही है वैसे ही उसका भी मार्केट शेयर डे बाय डे बढ़ेगा। और आखिरी बराबर है, देखो बढ़ेगा, और बढ़े तो हमको खुशी है क्योंकि इंडियन कंपनी का धंधा बढ़ता है तो अपने को खुशी होती है, राइट। लेकिन बढ़ ही रहा है, मार्केट शेयर बढ़ रहा है। मार्केट शेयर बढ़ रहा है लेकिन बहुत दूर है अभी दिल्ली, टाइम लगेगा क्योंकि बहुत दूर है। हाँ 2 साल से ये नए नए मॉडल निकालना चालू हुआ। हाँ राइट राइट। ये सब मेरे को इसके लिए पता है कि मेरा दोस्त है वो टाटा का डीलर है।
बराबर है, पर वो डीलर को पूछने की क्या जरूरत है, डेटा है ना आपके पास, अपने पास है, लेकिन वो डीलर को पता नहीं होगा उतना डेटा आप दे पाओगे, वो बोलेगा अच्छा दक्षिण भाई ऐसा चल रहा है। आपको मेरे से जानना मिल रहा है काफी तो काफी। सवाल ही नहीं ना। हाँ सर। अभी देखो बहुत बार क्या होता है कि कोई शोरूम वाले से अपनी बात होती है, गाड़ी की नहीं कह रहा हूं, मान लो कि इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज की, वो कह रहा है उसके एरिया की बात है, मेरे यहाँ वर्लपूल बिक रहा है, अभी पूरे इंडिया में क्या बिक रहा है उसको क्या पता, उसके एरिया का प्रीमियम लोकेशन कैसा है, कैसे लोग हैं, नहीं तो कभी भी कोई रीजनल बात पे विश्वास ज्यादा नहीं करने का, पूछ सकते हैं पर एवरेज मेन डेटा जो कहता है वो सब कुछ है। बराबर दक्षिण भाई, सो दिस वाज योर पैसेंजर कार एंड यूटिलिटी व्हीकल, कितना उम्मीद रखेंगे ये सेक्टर से, 20% लिख दो? नहीं नहीं सर, वो उसमें नहीं हो सकता। तो बोलो बोलो। 15। 15 बहुत ज्यादा है ना। तो मेरे को 15 भी ज्यादा लगे थे, आप 20 बोले तो मैं थोड़ा मैं तो झटका दे रहा था खाली, मैं सोच रहा था दक्षिण में स्टैंप लगा देते कि नहीं इसमें। 12 बराबर है, देखो 12 मिलता है ना तो बहुत खुशी होगी, क्योंकि इसका तो ग्रोथ ही नहीं है पिछले 5 सालों से, 12 में लॉटरी लगेगी, बराबर। हाँ हाँ सर। या तो अभी मैं ये सेक्टर से चलो बाहर निकल जाता हूँ। अभी गाड़ी सर मिलती ही नहीं है, बहुत ही बुकिंग है, और सेल्स जितनी बनती है उतनी सही ड्यूटी बात, की प्रॉब्लम। और वो सेमीकंडक्टर के इशू की वजह से, मतलब ऐसा नहीं है कि अक्सर ऐसा नहीं है कि जो डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, सप्लाई में कमी है, हाँ राइट राइट सर। राइट ना। ओके, और यहाँ पे मैं आगे बढ़ू उससे पहले समीर भाई और अमरजीत सिंह, चलो एक एक करके बात करते हैं। वैसे दोनों है आप एक ही शहर के, पता नहीं आप एक दूसरे को जानते हो कि नहीं, पहले समीर भाई से बात कर लेते हैं। कहिए समीर भाई। जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, ये एएमसी वाला सेक्टर एक अटेम्प्ट किया था, अगर आप देख लेते हैं उसमें कौन सा सर? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट, तो मेरा क्वेश्चन ले लेते हैं। एएमसी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यस ये रहा। अच्छा आपने किया है समीर भाई, ओके। सर वो सुनीता मैम ने भी कर रखा था, तो मेरे को लगा Right. पूरा नहीं है तो चलो मैं अटेम्प्ट कर लेता ओके, तो कैसा ग्रोथ है 4 साल से समीर जी? हूँ। सर कम है अभी, मतलब म्यूचुअल कम फंड में लोग कम, स्टॉक्स में ज्यादा आ गए ना लोग, पब्लिक, तो बराबर है, दोबारा ग्रोथ आएगा। बराबर है। देखो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से हम ग्रोथ कितना उम्मीद करेंगे, मैं लिखूं यहाँ पे 12%। जी मतलब मैं यहाँ पे 15-20% ग्रोथ की उम्मीद नहीं रखूंगा, 12% का ग्रोथ मुझे मिल सकता है अभी, हालांकि उससे भी कम है, 9% का। पर ये क्यों है, क्योंकि बाजार डाउन, ज्यादातर इन्वेस्टर को समझ में नहीं आता है कि बाजार डाउन हो कब लेने का, क्योंकि लोगों का जिंदगी में पहली दूसरी बार निवेश कर रहे होते हैं, तो उनको जब सब अच्छा होता है तभी वो लोग आते हैं। तो पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि एएमसी को जो नया जो धंधा मिलना है, जैसे एसआईपी, 10,000 करोड़ की एसआईपी आती थी, उसमें कमी आई हुई है, मेन जो इन्वेस्टमेंट आता है उसमें कमी है, तो ग्रोथ अभी कम है। बाजार चलेगा तो ग्रोथ वापस आएगा, बराबर है। जी अभी 12% ग्रोथ की उम्मीद रखो। और दूसरा क्या है यहाँ पे समीर भाई, कि इंडिया की जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री थी उसमें कॉस्ट ज्यादा थे, जी राइट। ये इसलिए ज्यादा थे क्योंकि शुरुआत में डेवलप करना था मार्केट, तो वो टाइम पे ज्यादा कॉस्ट थे तो भी चले। पर पिछले 2 सालों से सेबी कैंची पे कैंची चलाई जा रही है, 2 साल पहले ही उन्होंने काफी कॉस्ट कम कराए, तो अलग अलग कॉस्ट कम करने की वजह से भी कंपनियों की इनकम पे इफेक्ट आती प्रॉफिट पे, है, राइट। तो एक तो धंधा कम, प्रॉफिट नहीं सर, सेल्स पे फर्क पड़ता है, क्योंकि सेल्स पे। कॉस्ट कम मतलब हमारी कॉस्ट वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का सेल्स है, ओके, बराबर ना। यहाँ जैसे आप देख रहे हो कि एचडीएफसी एएमसी का 2,500 करोड़ का धंधा हुआ, मतलब 2,500 करोड़ की कॉस्ट लगे। अब कॉस्ट कम लगेंगे तो कंपनियों को कम रेवेन्यू मिलता है, बराबर कि नहीं सर? ठीक। तो ये दोनों जगह पे अभी चैलेंज में है, और ऐसा लॉन्ग टर्म के लिए कोई चिंता नहीं है, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, क्योंकि ज्यादातर लोग डायरेक्ट शेयर बाजार प्रिफर नहीं करेंगे, उनको डर लगेगा। नॉर्मल रिटेलर सीधे सीधा म्यूचुअल फंड करके खुश रहेंगे, रखना था। सर इसमें ये था कि एबीएसएल एएमसी आदित्य बिरला का 2018 का डाटा नहीं है, वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में भी नहीं है, इनका डेटा नहीं मिला आपको? 2018 का नहीं है। अच्छा ओके। और इसमें टोटल इनकम लेनी है या रेवेन्यू लेना है? मतलब मोस्टली तो टोटल इनकम ही है कईयों में। लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, एएमसी कंपनीज, ये सारी कंपनियां इन्वेस्ट करती है।
इनको भी अब अदर इनकम होती है। तो इन तीनों कंपनियों का टोटल इनकम आपको पूरी इनकम दे देगा, बराबर। यहाँ पे ये जो आदित्य बिरला है, जैसे इनका 1293 करोड़ का टर्नओवर, नेम इंडिया 1428, तो लिस्टेड में सबसे बड़ा कौन है सर यहाँ पे? HDFC। सबसे बड़ा मार्केट किसका है इन सब कंपनियों में? HDFC का। HDFC। तो मतलब यही अपने पास एक अच्छी चॉइस है। दूसरी कंपनियां HDFC के सामने नहीं आ सकती, राइट। इनके अलावा SBI है, ICICI है, ये लोग भी अच्छा कर रहे हैं, पर ये लोग लिस्टेड नहीं है, राइट सर। सर ये 2018 का मतलब सही में नहीं है डाटा, कि मुझे नहीं मिला? नहीं है ना डेटा। मैंने IPO का रिकमेंडेशन भी किया था जब IPO आया तब। तो 2018 का डेटा मिलेगा, तो देखना पड़ेगा, लेकिन उसमें 19 से लेके डाटा है। अच्छा, तो हो सकता है, तो नहीं मिलेगा आपको, बराबर है। ये हो सकता है, क्योंकि जब कंपनी का IPO आता है तो हम लोग 3 साल का पुराना डेटा देते हैं। पर ऐसे देखने का, देखो अभी हमने क्या किया, मेन पेज पे गए तो अपने को 4-5 साल का डेटा नहीं ये लोग दे देते एक ही पेज में, हिस्ट्री बताते, वहां से डेटा मिल जाएगा आपको, राइट। ज्यादातर कंपनियां कम से कम 5 साल का डेटा तो वहां पे देती ही है। मैंने BSC पे भी देखा और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पे भी, एनुअल रिपोर्ट में। जी। ओके, मैं देख लेता हूं जरा। आदित्य बिरला सन लाइफ AMC फाइनेंशियल्स एनुअल रिपोर्ट्स, मैं ये ओपन कर रहा हूं। तो आपका सिटी चंडीगढ़ ना सर? जी सर। हाँ, और जो अमरजीत सिंह है, जैसे अभी इन्होंने भी हैंड रेज किया हुआ है, कर्नल अमरजीत सिंह, आप भी सर चंडीगढ़ ना? यस सर। या तो आप एक दूसरे को मिले हो कि नहीं मिले हो पहले सर? फिलहाल नहीं मिले सर, बट अभी मिलेंगे। हाँ, अभी मिल लेने का एक बार, आप दोनों सेम शहर से और दोनों एक्टिव हो एकदम, बराबर ना, तो टीम बनती है तो ज्यादा आसान रहता है। करेक्ट, राइट। जस्ट लेट मी ओपन द डेटा। यहाँ पे सब मैनेजमेंट डिस्कशन आ रहा है। डेटा ये लोगों ने कहा दिया हुआ है? ओके, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ओवरऑल AUM। देखो AUM पे ध्यान देने का, जैसे आपने डेटा लिखा ना यहाँ पे, हो सके तो सब कंपनी का AUM लिखो, बराबर, क्योंकि जितना बड़ा AUM उतना बड़ा क्या होगा, टर्नओवर, राइट। ये रेवेन्यू कितना आएगा ये डिपेंड ही AUM पे है। तो जो कंपनी ज्यादा बड़ा AUM ला पाएगी वो कंपनी का ज्यादा बड़ा रेवेन्यू, कमीशन। देखो जैसे ये सब डेटा अपन देखते हैं, बहुत अच्छी इसमें से अपने को डिटेल मिल सकती है। अब इन्होंने यहाँ पे अपने को क्वार्टरली डेटा दिए, Q4 20, 21, 22 कैसा ग्रोथ है, AUM में कितना है। जैसे इक्विटी में जो AUM होता है ना, उसमें अच्छे चार्जेस मिलते हैं, डेब्ट फंड में चार्जेस बहुत नहीं होते। तो मतलब कोई भी कंपनी का इक्विटी एक्सपोजर बड़ा हो तो उसका रेवेन्यू बड़ा होगा। अगर इनका डेब्ट में बड़ा होगा रेवेन्यू, जैसे UTI को डेब्ट में बहुत काफी उनका बड़ा स्टेक है, तो UTI का बड़ा स्टेक होने के बावजूद भी, बड़ा AUM होने के बावजूद भी उनको रेवेन्यू कम होता है, क्योंकि चाहिए क्या रेवेन्यू के लिए, इक्विटी फ्लो चाहिए, राइट। ओके, यहाँ पे ये सब डेटा, ओके देखो ये रहे ना, ये आपको कब के मिले, 21, 20, 21, 19, 20 और 18, 19। 19 क्या है सर इसमें भी, है ना? वही सर, 18 के नहीं। हाँ राइट, सही बात है। आप तो अभी आपको क्या किया था वहां, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। इन्वेस्टर रिलेशन डेटा में जाइए आप, कंपनी की वेबसाइट पे इन्होंने पुराने डेटा दिए होंगे, प्रयास कीजिए इन्वेस्टर रिलेशन से लेने का, राइट। नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना इन्वेस्टमेंट तो नहीं है ना सर इसमें, नहीं बस, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, HDFC का डेटा होना चाहिए, बराबर, राइट सर? राइट सर। या तो मैं यहां से भी थोड़ा आगे बढ़ता हूं वापस, और अमरजीत सिंह ने भी हैंड रेज किया हुआ था, कहिए सर। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सर? इन्वेस्टमेंट कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया चल रहा है। चलो बहुत अच्छे, ग्रेट। सर ये जो हमने अभी कार एंड यूटिलिटी देखा है, कैन वी जस्ट ओपन दैट? एक मिनट, कार्स एंड यूटिलिटी वाला? हाँ जी, अक्षय भाई का काम था।
यस इसमें सर अगर हम टाटा मोटर का जो सेल देखते हैं हाँ दैट इज द हाईएस्ट। राइट, सही बात है अच्छा, सर। उसका उसमें सर इस सेल के अंदर उनका ट्रक्स एंड बसेस आर आल्सो इंक्लूडेड। यस सर, हाँ, सारी क्योंकि- चीजें इंक्लूड करके। हाँ जी, Consolidated। कमर्शियल व्हीकल में सिर्फ अशोका लेलैंड है, ये नहीं है। किसमें सर? कॉमर्शियल। कमर्शियल व्हीकल में अगर देखते हैं तो उसमें सिर्फ अशोका लेलैंड आता है, टाटा मोटर नहीं है। हाँ सही बात है, हाँ। पर असल में टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल की कंपनी बड़ी हुई, राइट, पर ये कॉमर्शियल व्हीकल में क्यों नहीं है? क्योंकि इनको वर्ल्ड वाइड टर्नओवर जो आता है ना, वो गाड़ी का बड़ा आता गाड़ी का, करेक्ट। है वर्ल्ड वाइड, राइट। तो जब हम टाटा मोटर को देखेंगे तो सेगमेंटल रेवेन्यू इनकी दुनिया की जो आती है वो गाड़ियों से बड़ी आती है, जिसके कारण इनको कार में रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। और ये आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि जब आप अशोक लेलैंड देखो ना, तो वहां पे टाटा मोटर भी लिखो, राइट, क्योंकि रियलिस्टिक चीज क्या है कि टाटा मोटर वहां का किंग है, बराबर ना। जैसे ट्रैक्टर का जब धंधा देखेंगे तो वहां महिंद्रा एंड महिंद्रा देखना पड़ेगा हमें, ओके, बराबर ना। ठीक ठीक सर। या सेकेंडली सर एक रिक्वेस्ट और है, जब आप सारा हाँ जी। फिनिश कर लोगे हाँ तो जी, लास्ट में सर एक मेरा भी वो खोल के देखना। मैंने ओपन किया हुआ है सर आपका, ये बहुत नहीं अच्छा नहीं काम किया है नहीं, नहीं लास्ट में सर वो थोड़ा लंबा चौड़ा है, बाद में। ओके ओके, हाँ जी। लेकिन बढ़िया काम किया है आप, ग्रेट। तो मैं यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, राइट। अगेन आई एम मूविंग फर्दर। यहाँ पे हमने कई अलग अलग सेक्टर की बात की, राइट। कंपनियां जानने का प्रयास किया, ग्रोथ जानने का प्रयास। अभी हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ जान रहे। ये धीमे धीमे आपको पता चलेगा ग्रोथ कैसे देखते हैं। पैसेंजर व्हीकल, सीमेंट, दक्षे भाई ने सीमेंट पे काम किया। देखो सीमेंट का ग्रोथ कैसा है, 4 साल का 17%, इस साल का 46%। अभी इतने सारे बड़े बड़े चीजें बन रही है इंडिया में, सीमेंट का ग्रोथ तो रहना है, राइट। एवरेज इंडियन 200 किलो सीमेंट साल का खाता है, एवरेज सिंगापुरियन हमसे 10 गुना ज्यादा सीमेंट खाता है, एवरेज यूएस हमसे मोर देन 10 टाइम कंज्यूम करते। तो इंडिया बहुत ही गरीब है सीमेंट कंजप्शन में, क्योंकि लोगों की इनकम नहीं। अभी जो इनकम बढ़ेगी, एवरेज पर हेड कंजप्शन बढ़ेगा, आपकी सीमेंट की जो कंपनियां है इसमें कमाल होने वाला। देखो अदानी ऐसे ही, उन्होंने अंबुजा नहीं लिया है, उसको पता है कि सीमेंट का बिजनेस किधर पहुंचना है अभी। तो बहुत ही बढ़िया उनका डिसीजन है। यहाँ आपके डेटा से मुझे पता चल रहा है अल्ट्राटेक इज द लार्जेस्ट कंपनी विथ 2 लाख करोड़ मार्केट कैप। अच्छा मैं एक चीज बता दूं, मैं भूल गया, जब हम कार का डेटा देख रहे थे अभी, तो टाटा मोटर का जो मार्केट कैप लिखा है वो गलत है। उतना कम मार्केट कैप भी नहीं है टाटा मोटर का, 2000 करोड़ नहीं है, वो एक एरर है। तो जब भी आप टाटा मोटर का मार्केट कैप देखोगे आपको मैन्युअली लिखना पड़ेगा। सी मैंने यहाँ टाटा मोटर देखा, कितना मार्केट कैप है, 1.5 लाख करोड़ का, है ना। तो ये जरा आप अक्षय भाई लिख लेना वहां पे, ताकि गलत इंफॉर्मेशन ना रहे आप, राइट सर। ओके, सो सीमेंट, योर लार्जेस्ट कंपनी इज अल्ट्राटेक, 50,000 करोड़, विच इज नॉट गुड थिंग। 52, ये डेटा में कुछ गड़बड़ है सर अक्षय भाई, प्रॉब्लम है डेटा में। अंबुजा का 89,000 करोड़ नहीं हो सकता है। फिल्टर करने में गलती कर दिया ऐसा लग रहा है। हाँ कुछ गड़बड़ है, देख लेना अभी एक बार। हाँ देखो ऐसा ही हुआ है, आपका यहाँ तक फिल्टर है, देख रहे हो आप, फिल्टर यहाँ तक ही लगा हुआ है, तो इसके बाद का कुछ भी फिल्टर नहीं हुआ, राइट। हाँ कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। हाँ तो अभी देख के सीधा कर देना उसको, हाँ ठीक है ठीक है। बराबर, क्योंकि सबसे बड़ा टर्नओवर अल्ट्राटेक का है, ग्रासिम को गिनने का ही नहीं। ग्रासिम ये लिस्ट में क्यों है, क्योंकि ग्रासिम अल्ट्राटेक की पेरेंट कंपनी है। ओके, अब ग्रासिम को मेन सीमेंट से धंधा आता है तो उसको भी सीमेंट में डाल दिया है, बट इन रियल सेंस ग्रासिम को हम सीमेंट में नहीं गिन सकते, बराबर, ठीक है। सो गुड ग्रोथ, अच्छा सेक्टर है, ध्यान रखने का। कहिए सर। सर इस फिल्टर को एक बार सही करना बताएंगे, मेरे से भी एक अभी ये तो उनको करना पड़ेगा मैडम। क्या होगा, उनको कंपनियों के डेटा चेक करने पड़ेगे कि कौन सी कंपनी का कितना टर्नओवर है, फिर उनके सामने उनको सेट करना पड़ेगा, मेरे क्योंकि से ये गड़बड़ होगी इनसे। अब मेरी भी एक कंपनी में हुआ है, तो हाँ। मेरे को सही करना नहीं आ रहा था, तो वो दोबारा से करना पड़ेगा। हाँ अभी आपको क्या है ना, खाली मैच करना पड़ेगा। कोई 1 साल का टर्नओवर देख लो और फिर पूरा डेटा उठा के उसके सामने रख लो आप। ओके, मतलब अब ये मैनुअल होगा, ये फिल्टर से नहीं होगा? नहीं, अभी फिल्टर में प्रॉब्लम हो गया है यहाँ पे। ओके, अगर देखो ये आपकी खुद की स्प्रेडशीट होती है ना अकेले की, तो आप
ये जो जगह है ये कंट्रोल Z कर करके आप वापस उसको अच्छा कर सकते थे, पर ये आप सबकी मिली हुई स्प्रेडशीट है। मान लो आप कंट्रोल Z करते गए तो दूसरा कोई दूसरी शीट में काम कर रहा है, उसका भी कंट्रोल Z हो जाएगा, बराबर ना? इसलिए मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, नहीं तो ये हो सकता है। ओके तो वही है, क्योंकि मेरा जो आगे का लिस्ट है ना, उसमें स्पेशलिटी केमिकल में किसी और का नाम आ गया है। बराबर है। कोई बात नहीं, हाँ, चलिए नाम किसी का भी हो, राइट? अपने को तो डेटा से मतलब है दक्षय भाई, बराबर ना? मेरा सेक्टर के मेरे नाम के सामने और कोई सेक्टर आ गया, ये पेट्रोकेमिकल आ गया। दक्षेश भाई वो मैंने ही किया था, ओके, लेकिन वो हाँ, लेकिन आपने वो किया हुआ था। हाँ वो मेरा हुआ है, पहले वीक में ही मैंने आपने किया हुआ था, मैंने देख लिया है। हाँ, कोई बात नहीं। तो ये सब वापस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि डेटा नीचे है और सेक्टर ऊपर है। सर अभी आप कर लीजिएगा, बाद में दोनों बात करके, राइट? हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना? या तो दक्षय भाई का भी हमने काफी सेक्टर देखे, पेट्रोकेमिकल, पीडीलाइट, एसआरएफ, डेफिनेटली गुड सेक्टर, डाइवर्सिफाइड रिटेल, ये धमाकेदार सेक्टर है। देखो ग्रोथ कैसा है, 4 साल का 16%, इस साल का 26%, मतलब डाइवर्सिफाइड रिटेल सेक्टर आपके पास है तो समझ लो 15-20% का ग्रोथ मिलने ही वाला है। तो इधर पैसा डालना पड़ेगा, ये इमर्जिंग सेक्टर हुआ। अभी इंडिया में जो शोरूम है रिटेल बड़े, वो बहुत कम है, अभी तो बहुत ज्यादा बढ़ेंगे ये, राइट? तो बहुत बड़ा मार्केट है डाइवर्सिफाइड रिटेल का। गुड ग्रोथ शुड बी एक्सपेक्टेड, और अच्छे ग्रोथ में अगर अच्छी कंपनी मिल गई तो पैसा भी 15-20% से बढ़ेगा, राइट? सो हाईलाइटेड सेक्टर, ध्यान रखना इसके ऊपर। लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट, काम का सेक्टर, राइट? लोग बहुत लेदर रिलेटेड प्रोडक्ट यूज करेंगे। लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर, एवरेज। डॉक्टर नीलेश ने जो काम किया हुआ है, नीलेश भाई आप हो भी ऑनलाइन? हाँ सर, हूँ ऑनलाइन। नीलेश भाई कैसा रहा पूरा काम आपका? काफी सेक्टर आपने भी कवर किए यहाँ पे और काम किया है सब। हाँ, काफी कुछ सीखने को मिला। डेटा रिकवर कहाँ से ढूंढना है, और ग्रोथ कौन कौन सी कंपनी कर रही है, और ये आइडिया से जो मेरे पास भी कोई फिजूल कैसे थे वो भी मैंने बेच डाले। अच्छा, पर अभी बेचना और लेना नहीं है, अभी तो अपनी शुरुआत हुई है। लिया नहीं है, सिर्फ बेचा है। हाँ बस, अभी क्या है, चक्रव्यूह में एंटर हुए, अभी बाहर भी निकलना है ना? हाँ राइट। देखो स्पेशलिटी केमिकल, अब नाम क्या है इसका, स्पेशलिटी केमिकल, मतलब क्या हुआ सर? स्पेशलिटी केमिकल मार की पीडीलाइट उसमें लीडर है ज्यादा। बराबर है। अंदर तो मैंने कुछ देखा नहीं है। राइट। देखो नाम से ही समझ जाओ कि ये सेक्टर की कंपनियां केमिकल बनाती है, पर ये केमिकल स्पेशलिटी केमिकल होते हैं। मतलब हर कंपनी बोलेगी कि मेरे पास मोनोपोली है, हर कंपनी का जो केमिकल होगा वो ऐसा होगा कि भी हमारे पास ही इसका मार्केट है, तो कोई कंपनी की नहीं सुनने की है सेक्टर में, राइट? क्योंकि हर केमिकल में कुछ स्पेशलिटी है, राइट? पर उनका मार्केट कितना है वो देखने का। जैसे स्पेशलिटी केमिकल की जो कंपनियां हैं, दुनिया भर ने केमिकल की कंपनियों को वैसे बैन किया हुआ है, वो लोग चाहते नहीं है कि वो उनके देश में प्रोड्यूस करे, राइट? पर इंडिया एक इमर्जिंग कंट्री है, तो चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, हम सब लोग क्या है ना, केमिकल मैन्युफैक्चर करते हैं। हम पॉल्यूशन करने में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी हम ग्रो कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया को हम लोग केमिकल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रोथ बढ़िया क्यों मिलता है? क्योंकि अपनी कंपनियां दुनिया भर में माल फेंकती, राइट? जैसे फ्लोरोकेमिकल का कुछ स्पेशलिटी केमिकल खुद का होगा, वो बोलेंगे हमारे पास ही ये केमिकल है, राइट? पर उनका मार्केट कितना है, वो कितना धंधा कर रहे हैं? 4000 करोड़। आरती के पास जो केमिकल है वो केमिकल के बेस पे 7000 करोड़ का धंधा कर रहा है। ये दोनों का केमिकल अलग होगा, राइट? दीपक नाइट्रेट का अलग केमिकल। हमें मार्केट देखना है, तुम्हारे पास जो केमिकल हो वो, पर तुम धंधा कितना करते हो, राइट? तो कौन बड़ा धंधा कर पा रहा है यहाँ पे? एसआरएफ। देखो एसआरएफ को जो धंधा मिल रहा है ना सर, वो खाली केमिकल से नहीं। एसआरएफ असल में होल्डिंग कंपनी। कौन सी कंपनी हुई? होल्डिंग। मतलब ये 4 अलग अलग बिजनेस में है, तो सबसे अच्छा रहेगा। हाँ, एसआरएफ भी अच्छा है, पर हम अगर वो मानेंगे कि ये केमिकल की कंपनी है तो गलत हो जाएगा, राइट? केमिकल का टर्नओवर इनका अच्छा है, पर दूसरे जगह से भी धंधे आते हैं। ये बीएसएफ का टर्नओवर कितना है सर?
BSF का 13,000। 13,000 करोड़, मतलब सबसे बड़ा टर्नओवर वो हुआ, हाँ है ना, लार्जेस्ट टर्नओवर। तो BASF मल्टीनेशनल कंपनी है, ये लोग इंडिया में बरसों से माल बेचते हैं और इनका सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन है इंडिया में। ओके। पर ग्रोथ इनका इतना अच्छा बरसों से नहीं रहा, तभी क्या हुआ कि ये इतनी पुरानी कंपनी 13,000 करोड़ कर रही है और हमारी इंडियन कंपनियां अब कहां पहुंच गई, 12,000 करोड़, 9,000 करोड़, 7,000 करोड़। तो हमारी कंपनियां सर इतनी पुरानी नहीं है जितनी BASF पुरानी है, राइट। पर अब अपनी इंडियन कंपनी उन तक धीमे धीमे पहुंच रही है, क्योंकि जनरली ज्यादातर सेक्टर में MNC जो कंपनियां होती है उनका ग्रोथ इतना अच्छा नहीं होता है। कोई कारण बता सकते हो सर, क्यों ऐसा कि MNC से इंडियन कंपनियों का ग्रोथ ज्यादा अच्छा होता है? कोई रीजन आपके ध्यान में? सर लोकल नॉलेज इज इम्पोर्टेंट। सर वैसे नॉलेज में इंडियन कंपनी से ज्यादा नॉलेज MNC को होता है। सर कॉस्ट कंट्रोल, MNC जो जितना प्रॉफिट कमाते हैं, दे ट्राई टू टेक मैक्सिमम आउट ऑफ द कंट्री। यस, वो अपने कंट्री में प्रॉफिट ले जाएंगे, पर वो प्रॉफिट है सर, वो भी धंधा नहीं है। अभी आपने किसी ने कॉस्ट कंट्रोल कहा था, वो भी प्रॉफिट का ही हिस्सा है। हम धंधे की बात कर रहे हैं, सेल्स ग्रोथ क्यों MNC का जनरली कोई भी सेक्टर में आप देखोगे इतना अच्छा नहीं होगा जितना इंडियन कंपनियों का होगा? यस प्लीज। देखो जैसे अंबुजा अभी हमने देखा, अंबुजा ACC मल्टीनेशनल कंपनी है, अल्ट्राटेक इंडियन कंपनी आगे निकल गई। आप कोई भी सेक्टर देखो, मल्टीनेशनल को इंडियन कंपनियां ग्रोथ में टक्कर दे रही है। कारण यह है कि BASF वर्ल्ड लेवल की कंपनी है, पर ये BASF इंडिया है, मतलब इंडिया का ही टर्नओवर हमने गिना जाता है। जबकि SRF, आरती, दीपक नाइट्रेट, अतुल, ये सब दुनिया भर में माल फेंकते हैं। तो ये यूरोप, US, इंडोनेशिया, दुनिया भर में ये लोग धंधा करते थे, इनको ग्रोथ अच्छा मिलता है। मतलब मैं अगर इंडिया की मल्टीनेशनल में इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे दुनिया का फायदा हो, जो अलग अलग कंट्री हर साल बढ़ाएंगे मुझे उसका फायदा हो। पर मल्टीनेशनल में इन्वेस्ट करूंगा जो अपने कंट्री में काम कर रहे हैं तो मुझे खाली इंडिया मिलेगा, तो मेरा ग्रोथ लिमिटेड हो जाएगा इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, राइट। इस पे हम डिटेल में और क्वालिटी एनालिसिस करेंगे तब जाएंगे। पर यहां पे ग्रोथ आपके ये सेक्टर का अच्छा हम कहेंगे। अगर आप लोग दोस्तों ये सेक्टर में पैसा डालते हो, मेरे ख्याल से हम यहाँ पे 12 से 15% ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं। 12-15% सेल्स ग्रोथ मिलेगा, क्वालिटी कंपनी होगी तो उतना ही प्रॉफिट बढ़ेगा और हमारे पैसे भी यही ग्रोथ से बढ़ेंगे। तो यस, स्पेशलिटी केमिकल की एक कंपनी होनी चाहिए। कौन सी लेंगे वो हम क्वालिटी एनालिसिस के बाद डिसाइड करेंगे, राइट एवरीबॉडी? ओके सर। या कोई भी कंपनी निफ्टी में नहीं है, नन ऑफ द कंपनीज इन निफ्टी। वैसे ये पीडीलाइट देखो, कितना मार्केट कैप है इनका? 1.5 लाख करोड़। सबसे बड़ा ये BASF का धंधा पीडीलाइट से बड़ा है, और मार्केट कैप कितना है? कुछ भी नहीं, 13,000 करोड़। तो ह्यूज डिफरेंस, क्योंकि BASF बहुत बार लॉसेस करता है, पीडीलाइट कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकर है। BASF केमिकल बनाता है, पीडीलाइट ब्रांड बनाता है। जब कोई पीडीलाइट का केमिकल दुकान में लेने जाता है, वो नहीं बोलता है मेरे को केमिकल चाहिए, वो बोलता है मेरे को फेविकोल चाहिए। तो हमेशा ब्रांड को एक वैल्यूएशन मिलती है, राइट। पर फिर भी इतना बड़ा मार्केट के होने के बावजूद पीडीलाइट क्यों निफ्टी में नहीं है? कोई कारण? अभी हमने टाटा मोटर देखा, देखो टाटा मोटर का भी मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ है ना, और टाटा मोटर तो निफ्टी में है। तो टाटा मोटर जितना ही मार्केट कैप पीडीलाइट का, पर पीडीलाइट निफ्टी में नहीं, ऐसा कैसे हो सकता? Who will explain me? क्यों टाटा मोटर निफ्टी में है और पीडीलाइट नहीं है? यस प्लीज, कोई भी सर सेल्स के नहीं सर, देखो निफ्टी में एंट्री लेने के लिए सेल्स नहीं चाहिए सर। निफ्टी में एंट्री लेने के लिए मार्केट कैप चाहिए खाली। मार्केट कैप बड़ा है तो आप भारत की सबसे बड़ी निफ्टी 50 में एंटर हो जाओगे, राइट। सेल्स का नहीं है लेना देना, और कोई कारण? यस, who will like to explain? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना जरूरी है दोस्तों हम सबको।
हेमंत भाई, यस, हेमंत भाई ने बिल्कुल सही कहा, ताली होनी चाहिए हेमंत भाई ब्यौरे के लिए। देखो, टाटा मोटर का फ्री फ्लोट कितना है? 76,000 करोड़। मतलब ये कितना हुआ? 144 का आधा हुआ। फ्री फ्लोट का मतलब प्रमोटर के अलावा के जो शेयर जो बाजार में घूम रहे वो कितने हैं। तो ये डेटा से हम इतना दोस्तों जान सकते हैं कि टाटा मोटर का 50% हिस्सा प्रमोटर के पास है, 50% हिस्सा पब्लिक के पास है। राइट और रॉन्ग? यस। 50%। तो जब निफ्टी में कोई भी कंपनी को ऐड करना है तो क्या देखना है पता है? फ्री फ्लोट मार्केट कैप। निफ्टी, सेंसेक्स, ये लोग ये नहीं देखते मार्केट कैप किसका बड़ा है, ये लोग देखते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैप किसका बड़ा है। क्योंकि ये कहते हैं कि तुमने भाई अपनी कंपनी को लिस्ट किया है बाजार में और तुम खुद ही माल लेके बैठोगे तो ट्रेडिंग कौन करेगा? ये लोग थोड़ी ना इन्वेस्टर है एनएससी बीएससी, ये तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। तो जितना ज्यादा ट्रेडिंग होगा उतना इनको फायदा है। राइट? हमारे लिए अच्छी चीज नहीं है, पर एक्सचेंज का ये कहना है कि जिनका फ्री फ्लोट मार्केट कैप बड़ा उनको हम निफ्टी में एंट्री देंगे। तो इसका मतलब क्या? पीडीलाइट का फ्री फ्लोट कम है। देखो यहां पे, दिस इज पीडीलाइट। पीडीलाइट का मार्केट कैप 1,44,000 करोड़। राइट? सेम लाइक टाटा मोटर। पर फ्री फ्लोट कितना है? 25%। या इसका मतलब ये कि पीडीलाइट बड़ी ही क्वालिटी कंपनी है। पीडीलाइट का 75% हिस्सा मालिकों के पास है, खाली 25% बाहर घूम रहा है लोगों के पास। ऐसी कंपनियां सॉलिड होती है। तो पीडीलाइट को निफ्टी बोलती है तुम्हारा तो हम 44,000 करोड़ ही गिनेंगे, हम तुमको निफ्टी में एंट्री नहीं देंगे। राइट? सो सेम वे डीमार्ट थोड़ी ना निफ्टी में है। डीमार्ट है क्या निफ्टी में? नो। डीमार्ट का मार्केट कैप कितना बड़ा होगा? दिस इज सेकंड लार्जेस्ट कंपनी फ्रॉम डाइवर्सिफाइड रिटेल। कितना मार्केट कैप है? टाटा मोटर से बड़ा है। निफ्टी की कई बड़ी कंपनियों से बड़ा ये मार्केट कैप, पर फ्री फ्लोट खाली 65,000 करोड़ है। तो डीमार्ट अभी भी निफ्टी में नहीं है। इसका मतलब दोस्तों ये नहीं देखने का कि जो निफ्टी में है वो अच्छा है, जो निफ्टी में नहीं है वो बुरे है। राइट? निफ्टी में एंट्री के कुछ क्राइटेरिया होते हैं। अब ये क्राइटेरिया में क्लियर नहीं हो रहे तो उसका मतलब ये तो और अच्छी कंपनी है, बाजार में माल ही नहीं है, कौन बेचेगा? राइट? सो यही चीज दोस्तों हमने यहां पे देखी। अब मैं दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये पूरी इंडस्ट्री जितनी भी यहां पे है, जैसे नीलेश भाई ने एलपीजी सीएनजी पे काम किया है, देखो ये कंपनी अभी डिपेंड है सीएनजी मतलब ऑटो पे। ऑटो की बिक्री कम, सीएनजी की बिक्री कम। राइट? सीएनजी अभी ऑटो वापस बढ़ेगा तो सीएनजी बढ़ेगा। दूसरा, लोगों के घर तक सीएनजी जा रहा है, अभी एलपीजी जा रहा है। मेरे को पता नहीं कि कितने शहरों में एलपीजी का मतलब घर में किचन में कनेक्शन आ गया है। हमारे शहर में है, शायद राजकोट में होगा आपके डॉक्टर नीलेश, है ना? हाँ, राजकोट में है। आ गया ना? तो वैसे ही पूरे इंडिया में जाने वाला है। तो ये एक ग्रोइंग सेक्टर हुआ, पर ग्रोथ यहाँ पे 12-15% से ज्यादा उम्मीद नहीं करेंगे। 12% ग्रोथ आप उम्मीद कर सकते हो यहाँ पे। राइट सर? राइट। ओके। तो अभी हमने जितने भी सेक्टर देखे हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्रोथ। ग्रोथ हर जगह, बराबर है। पर्सनल केयर, पर्सनल केयर यानी क्या? पर्सनल केयर माने जो हाइजीन सर। या करेक्ट सर, करेक्ट। खुद का केयर करने की जो प्रोडक्ट होती है, पर्सनल प्रोडक्ट, जो डाबर बनाता है, गोदरेज कंज्यूमर बनाता है ना? तो ये सेक्टर भी ग्रोइंग सेक्टर है। राइट? ये 112% नहीं है सर, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है आपसे, ये थोड़ा आप डेटा देख लेना। देख लेता हूँ सर, है ना? 112% में कुछ प्रॉब्लम है। पर ये सेक्टर क्या है, अभी तक इंडिया में जैसे हम कहते हैं कि ज्यादातर पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, तो कौन महंगे साबुन शैम्पू यूज करेगा? पर अभी 22% ही बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो बहुत से लोग अभी अच्छा कमाने लगे तो लोग ये यूज करेंगे। पर अब इंडिया लोअर इनकम से मिडिल इनकम और हायर इनकम कंट्री बनने वाला है। तो मतलब लोगों को क्या चाहिए होगा पता है?
अरे नहीं यार वो सादा साबुन नहीं, वो प्रीमियम दो मेरे को, महंगी चीजें लोग यूज करेंगे, लोगों को हाई क्वालिटी चाहिए होगी। तो पर्सनल केयर की कंपनियों का ग्रोथ पेनेट्रेशन से नहीं होगा। मैंने एयरलाइन में बोला कि एयरलाइन पेनेट्रेटेड नहीं है इंडिया में, राइट, हर शहर में नहीं है, और पर्सनल केयर में ऐसा बोल सकते हैं क्या पेनेट्रेटेड नहीं है? ये तो गांव गांव में है, पर फिर भी पर्सनल केयर क्यों बढ़ेगा? प्रीमियमाइजेशन की वजह से, राइट सर? राइट। लोग अभी तक 50 रुपए की प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, अब लोग ब्रांड के पीछे पैसा डालेंगे। नहीं यार वो अच्छी क्वालिटी दो, अपने हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का। तो ये सेक्टर एक अच्छा सेक्टर है। और दूसरा, ये पर्सनल केयर की मैं एक सबसे खास बात बताऊं कि ये सेगमेंट जिसको हम एफएमसीजी बोलते हैं, कि अभी भले हमको 75 साल हुए होंगे आजादी के, पर अभी भी इंडिया में ब्रिटिशर्स की कंपनियों का धंधा सबसे बड़ा है, इंडियन कंपनी का नहीं है। किसका है सबसे बड़ा धंधा? ब्रिटिशर। हिंदुस्तान लीवर, है ना? तो मतलब वो जमाने में कंपनियां आई, इतने गांव गांव पहुंचे, बढ़िया इनके प्लान, घर घर प्रोडक्ट पहुंच गई। इंडियन कंपनीज इतनी बड़ी नहीं है दोस्तों। एफएमसीजी में एक सेगमेंट है एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल नाम सुना? खाने का तेल। खाने का तेल, उसमें अपनी कंपनियां बहुत अच्छा कर रही है, अदानी, विल्मार, पतंजलि जैसी कंपनियां। पर एफएमसीजी जो नॉर्मल प्रोडक्ट होती है, उसमें हिंदुस्तान लीवर अभी भी राजा है। इंडिया की अभी भी कोई कंपनी नहीं है जो हिंदुस्तान लीवर को छू सके। बहुत बड़ा धंधा है, राइट? इंडियन कंपनियों में आपकी डाबर, गोदरेज, ये सब कुछ बड़ी हो रही है, राइट? तो नाम ध्यान रखने की, देखो हिंदुस्तान लीवर का ग्रोथ कितना होगा, खाली इंडिया में होगा, पर गोदरेज का ग्रोथ हिंदुस्तान लीवर से अच्छा हो सकता है, क्योंकि गोदरेज इंडोनेशिया में माल बेच रहा है, साउथ अफ्रीका में माल बेच रहा है। तो ये लोग वाइडली ग्रो करेंगे। तो हमारा ध्यान ज्यादा किधर होना चाहिए? इंडियन मल्टीनेशनल कंपनियों में, बराबर सर? ओके सर, आउटसोर्सिंग करें वो। या दूसरी एक बात मैं आप सबको बता दूं दोस्तों, एक चीज ध्यान रखने की, कि क्या जो सेक्टर में देख रहा हूं उसका इंपोर्ट बहुत हो रहा है। अब जैसे साबुन शैम्पून का तो कहाँ इंपोर्ट होता है? नहीं होता है। पर अभी मैंने एडिबल ऑयल की बात बताई, वो इंपोर्ट हो रहा है अभी भी। तो ऑर्गेनिकली एडिबल ऑयल बढ़ेगा खाली 6-8% से। मतलब ऐसा नहीं है हम लोग ज्यादा तेल खाना चालू करने वाले। ग्रोथ भाव बढ़ने की वजह से 6-8% मिलेगा। और दूसरा ग्रोथ किधर से मिलेगा पता है? इंपोर्ट का धंधा खा के। अगर हमारी इंडियन कंपनियां ऐसी कैपेबल होती है कि इंपोर्ट करना ना पड़े, तो हमारी कंपनियां 15% से ग्रोथ कर सकती है। और इसीलिए अदानी, विल्मार, पतंजलि ये सब जबरदस्त ग्रोथ कर रहे हैं, राइट? तो कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो इंपोर्ट ज्यादा होती है, उस पर भी ध्यान देने का कि इंडियन कंपनियां उसमें बढ़िया काम कर सकती है, राइट? हैवी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, ऑयल एक्सप्लोरेशन, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल तो सर आपको पता ही होगा, ये आपका टॉपिक है ये तो। हाँ जी सर। अच्छा ग्रोथ, ग्रोथ कैसा होगा? ग्रोथ अच्छा है, लेकिन क्या बोलते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है सर। ना, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है। हाँ, तो अभी इसमें कई कंपनी आएगी, कंपनी कम है ना, कंपनी कम है, सही बात है। लेकिन देखो जो राजा है इंडिया का हॉस्पिटल में, राजा को नहीं, इंडिया का अपोलो हॉस्पिटल सर, अपोलो एकदम नेशनल प्लेयर, राइट? मेरे को लगता है शायद इनके प्रमोटर की एज 78 होने को आई है, और हाईली एग्रेसिव। अभी भी उनको पता है मैंने पिछले साल कौन से शहर में हॉस्पिटल खोले, इतना पक्का काम है इन लोग। तो अपोलो एक नेशनल प्लेयर है जिधर ध्यान रखना चाहिए अपने, बराबर ना? कॉमोडिटी केमिकल, सेम लाइक स्पेशलिटी केमिकल, टाटा केम बहुत ही अच्छी कंपनी है, यस वी शुड फोकस। जनरल इंश्योरेंस भूलने का नहीं। देखो इंश्योरेंस इंडस्ट्री इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में से एक है। अब कोविड के बाद तो लोग और घबरा गए और ज्यादा इंश्योरेंस लेने लगे। जिन्होंने पहले कभी नहीं लिया उन्होंने भी प्रीमियम भरे, राइट? क्योंकि झटका लगा कोविड में। तो जनरल इंश्योरेंस में आपको लाइफ हो या जनरल इंश्योरेंस, दोनों में 15% का ग्रोथ की उम्मीद रखो। आज की ये जो सेक्टर है उसमें कंपनियां छोटी होगी। जैसे इसकी सबसे बड़ी कंपनी जो ICICI है, उसका धंधा होगा 15-20 हजार करोड़,
और ये सब 50-50 हजार करोड़ का धंधा करेंगे। निफ्टी में ऐड होगी ये सब कंपनियां, क्योंकि ग्रोथ मिलेगा। तो आप बोलो मैं पोर्टफोलियो बना रहा हूं और जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, डाइवर्सिफाइड रिटेल, स्पेशलिटी केमिकल, मतलब ग्रोइंग इंडस्ट्री नहीं रखोगे तो दोस्तों नहीं चलेगा, फिर पोर्टफोलियो बढ़ेगा कैसे, है ना। हमको चाहिए धंधा बढ़ता जाए हर साल, और वो आपका आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस जो लिस्टेड कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी, मिल सकता है, राइट। तो दिस इज द वे, चेक ईच एंड एवरी सेक्टर। दोस्तों भले काम आपने नहीं किया है, पर डॉक्टर नीलेश ने जितने सेक्टर देखे, अंदर जाओ, देखो कौन सी कंपनी है बड़ी, कितना टर्नओवर का ग्रोथ है, क्योंकि पैसा आपका तभी बढ़ेगा अगर आपकी कंपनी का धंधा बढ़ेगा, राइट। मैं डॉक्टर जितेश का ये लाइफ इंश्योरेंस भी देख लेता हूं, बराबर। फर्स्ट इज ग्रोइंग है, पर इसमें ट्रबल है, थोड़ा दूसरे प्रकार से देखना पड़ेगा। क्या जितेश भाई, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। जी सर। क्या कहाँ गया लाइफ, नीचे है। ओके, तो इतनी आपकी लिस्टेड कंपनियां है, बराबर ना। हाँ। सबसे बड़ी कंपनी कौन सी सर? LIC। LIC, कोई डाउट ही नहीं है ना। धंधे में सबसे बड़ी, मार्केट कैप में सबसे बड़ी, और ये सब बरसों से है, और प्राइवेट कंपनियों का जन्म अभी 2-3 दशक पहले ही हुआ है, राइट। पर फिर भी प्राइवेट कंपनी अपना मार्केट बनाती जा रही है। तो अगर मैं इंश्योरेंस सेक्टर में पैसे डालूं, तो मैं आपको जस्ट डेटा बता दूं कि प्रीमियम ग्रोथ 12% से हुआ है। मतलब इंश्योरेंस सेक्टर में मैं पैसा लगाऊंगा तो 12% से मेरा पैसा बढ़ेगा। ओके सर। थोड़ा कोई जगह से डिस्टर्बेंस आ रहा है, मेरा रिक्वेस्ट है एवरीबडी काइंडली म्यूट योरसेल्फ। ओके, इंश्योरेंस सेक्टर में पैसा लगाएंगे 12% से बढ़ेगा। LIC में पैसा लगाएंगे तो LIC का धंधा 6-7% से बढ़ने की उम्मीद है। प्राइवेट इंश्योरेंस में अगर पैसा लगाएंगे तो प्राइवेट इंश्योरेंस की कंपनियां 15% से बढ़ेगी। ये तीनों, दोनों की एवरेज से 12% बन रहा है। तो इंश्योरेंस प्राइवेट में अगर पैसा डालते हैं तो ग्रोथ अच्छा मिलेगा। आप लाइफ इंश्योरेंस खुद की पैसे लेनी चाहिए, पर लो ना लो, अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में पैसा लगाया है वो भी लाइफ इंश्योरेंस के बराबर ही है, क्योंकि ये कंपनियां कंसिस्टेंट प्रॉफिट करेगी, तगड़ा प्रॉफिट करेगी, बढ़ती ही जाएगी, अच्छा पैसा मिलेगा। तो पार्टनर बन जाओ कंपनी के, वो भी एक अच्छी आइडिया है, राइट। जहां पे आपने डेटा नहीं रख पाए, देखो प्रॉब्लम क्या है आपको सर, डेटा देखने में प्रॉब्लम आया ना। मैं बताता हूं आपको, जस्ट लेट मी ओपन हियर HDFC लाइफ। ये मैंने HDFC लाइफ ओपन किया, फाइनेंशियल्स में जा रहा हूं, रिजल्ट मार्च 2022 के डेटा में ओपन किया। कब का डेटा है ये? 2020-21, 2021-22। तो मुझे 21-22 का डेटा देखना है। अब दोस्तों जब आप इंश्योरेंस कंपनी के डेटा देखो, आपको दिखेगा ग्रॉस प्रीमियम इनकम। तो प्रीमियम इनकम में अलग अलग प्रकार की प्रीमियम होते हैं। एक फर्स्ट ईयर प्रीमियम होता है। फर्स्ट ईयर प्रीमियम जरूरी इसलिए है क्योंकि ये आएगा पीछे पीछे दूसरे साल के प्रीमियम आएंगे। तो कंपनी में देखना चाहिए पहले साल का प्रीमियम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अच्छा, राइट। एक बार फर्स्ट ईयर प्रीमियम आया, 4-5 साल के प्रीमियम पक्के हो गए। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ईयर प्रीमियम। फिर दूसरा रिन्यूअल प्रीमियम, देखो कितना बड़ा डिफरेंस है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये 2 लाख करोड़ का जो रिन्यूअल प्रीमियम आ रहा है, सॉरी ये मिलियन का डेटा है, 21,000 करोड़ का जो प्रीमियम आया वो इसलिए आया क्योंकि कोई जमाने में किसी ने अपना पहला प्रीमियम भी भरा होगा। तो ये काफी पहले प्रीमियम के बाद सबका कंपाउंडेड रिन्यूअल प्रीमियम आ रहा है, तो ये एक बड़ा प्रीमियम होता है। और तीसरा है सिंगल प्रीमियम। सिंगल प्रीमियम का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है क्योंकि एक बार भरा है व्यक्ति ने मेंटल प्रिपेयर होके, तो अपने को पता ही है कि ये जो इस बार 16,000 करोड़ आया दूसरी बार नहीं आने वाला। तीनों को अगर हम मिलाए तो क्या बनता है? ग्रॉस प्रीमियम इनकम। तो आपको कौन सा डेटा लेना चाहिए? ये वाला डेटा लेना चाहिए, राइट। ग्रॉस प्रीमियम इनकम।
हर एक कंपनी का खाली ग्रॉस प्रीमियम इनकम हर साल का लिखो, बराबर। अगर आप यहाँ पे दूसरा इनकम इनका देखोगे तो देखो, मैं दूसरे एक इनकम बताता हूं, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ये हर एक इंश्योरेंस कंपनी की होगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां इन्वेस्ट करती है अपना पैसा। वो जो इन्वेस्ट करती है वो डेट मार्केट में करती है, शेयर बाजार में करती है, अलग अलग जगह इन्वेस्ट करने के बाद इनको अच्छे पैसे मिलते हैं हर साल। सो दिस इज गुड इनकम, राइट। ये 19,000 करोड़ की इनको इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इनकम हुई। अब आप टोटल इनकम देखो तो HDFC की पिछले साल की इनकम 65,000 करोड़ की, 65,000 करोड़ इज अ गुड इनकम। लेकिन अगर आप टोटल इनकम ध्यान में दोगे तो क्या होगा, एक प्रॉब्लम हो जाएगा। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हमेशा फ्लक्चुएट होती है, क्योंकि कभी कभी रिटर्न अच्छे नहीं होते, कभी कभी रिटर्न अच्छे होते हैं, तो आपका टोटल इनकम हमेशा गड़बड़ा जाएगा। तो करो क्या, ये वाला प्रीमियम इनकम खाली लो, ताकि एग्जैक्ट आपको पता चले आपकी कंपनियां ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही है। देखो, ये साल से ये साल कंपनियों ने ग्रोथ किया कि नहीं किया, 38,000 करोड़ का 46,000 करोड़। सो यस, देयर वाज अ ग्रोथ, राइट। सो इतना डेटा खाली देख लेना आप जितेश भाई, बराबर, सारी कंपनियों का, तो आपको कंप्लीट आइडिया आ जाएगी कंपनियों का ग्रोथ कैसा हो रहा है। ओके, सो नाउ आई एम कमिंग आउट फ्रॉम हियर। दोस्तों, अब आप सबको दोस्तों क्या करना चाहिए, यू ऑल शुड सर्च ईच अदर्स डेटा और एक लिस्ट बनाओ कि कौन से सेक्टर है जहां पे मुझे इंडिया का जो GDP अगर आने वाले समय में 8% से बढ़ेगा, मुझे कौन से सेक्टर 12% का ग्रोथ देंगे। अगर आप लोग दोस्तों कितना वेल्थ कमाने वाले हो ना आने वाले 15-20 साल में, ये डिपेंड इसी पे करता है। अगर आप सक्षम रहे ग्रोथ सेक्टर ढूंढने में, तो आपका पैसा बनने से कोई रोक नहीं सकता है, राइट। दिस इज व्हाट यू ऑल शुड सी। 12% ग्रोथ देखो, ताकि आपका पैसा अच्छा बढ़े। कंपनी इज इंपॉर्टेंट, बट सेक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट देन कंपनी, राइट फ्रेंड्स। तो इतना दोस्तों आप लोग इस डेटा से कर लीजिएगा। हम लोग अभी क्या करेंगे, ये जितने भी सेक्टर आप लोगों ने देखे, उनमें से अब हम क्वालिटी कंपनियों पे काम करने वाले हैं। मतलब मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा और देखूंगा सबसे क्वालिटी हॉस्पिटल कौन सा है। मैं कॉमोडिटी केमिकल की कंपनियां ढूंढूंगा, देखूंगा सबसे अच्छे केमिकल की कंपनी कौन सी है, ताकि अगर केमिकल 12% से बढ़े तो भी मेरी कंपनी 15% से बढ़े। ऐसा कब हो सकता है, जब हम क्वालिटी कंपनी में हो। और इसका उल्टा भी हो सकता है दोस्तों, आपका सेक्टर 15% से बढ़े पर आपकी कंपनी 5% से बढ़े। ये तब होगा जब बिल्कुल घटिया कंपनी हमारे पास होगी, जो कमाती है सारा पैसा बैंक ले जाती है ब्याज में, तो प्रॉफिट कुछ बचता नहीं है, अपने को कुछ मिलता नहीं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वीक्स एपिसोड आर अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। ये एपिसोड्स को आपको जबरदस्त ध्यान रखना पड़ेगा। हम ये सारे सेक्टर में से क्वालिटी कंपनियां ढूंढेंगे, एंड बिलीव मी, जो आज क्वालिटी है वही 10 साल बाद भी होगी। क्वालिटी में कभी बिगाड़ नहीं होता, ठीक है। सेक्टर कुछ भी ग्रो करते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण ऐसा हो सकता है, कोई नई टेक्नोलॉजी आई और पुराना सेक्टर डीम हो गया, इट्स ऑल राइट। आप अगर 20 सेक्टर में डालोगे पैसा, एक तो सेक्टर में ऐसा होगा, पर कंपनियां दोस्तों ऐसा नहीं होगा कि अच्छी कंपनी बुरी हो गई, राइट। तो हमको बहुत ही बारीकी से नेक्स्ट वीक चेक करना है। एंड यस, सुनीता मैडम ने हैंड रेज किया हुआ है, कहिए मैडम। सर, आप मेरा रेस्टोरेंट वाला देखेंगे ना, तो उसके अंदर मार्केट शेयर में मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। जस्ट अ मिनट मैडम। रेस्टोरेंट प्रॉब्लम इन टोटल शेयर। ओके सर, ये देखिएगा, ये यहाँ पर ये 90-51 है, लेकिन ये टोटली 100 आ रहा था। यहाँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है मार्केट। अच्छा, ये ऊपर रह गया ना मैडम, इसलिए देखो ये आधे से सिलेक्ट हुआ है। अच्छा, ओके, मतलब यहाँ पे है ना, मैं फिक्स कर देता हूँ, चलो समझ में आ गया सर। तो कोई ठीक है, मैं उसको आप देख लूंगी आप बस, राइट। कोई मैं कंफ्यूज थी कि ये कैसे, राइट। और एक सर मेरा जो सुमिटोमो है केमिकल सेक्टर में, राइट, उसके अंदर सर वो जो मनी दिखा रहा है ना, वो येन और डॉलर में दिखा रहा है, रुपीस में भी दिखा रहा था सुमिटोमो।
एक मिनट देख लेते हैं अपन, राइट। ये सेक्टर तो आपने ध्यान से देख लिया ना मैडम? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये इमर्जिंग सेक्टर है, और रेस्टोरेंट जो है वो भी इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर में अव्वल आता है। तो ये सेक्टर भूलने का नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। मैंने पैसा डाला और मैंने कोई रेस्टोरेंट में पैसा नहीं डाला तो बुरी बात है। फिर क्या होगा, जब आप कहीं खाने जाओगे और रेस्टोरेंट में भीड़ होगी तो अपने को लगेगा अरे हमने तो पैसा ही नहीं डाला है और पब्लिक इतनी सारी बैठी हुई है यहाँ पे, राइट। तो भीड़ भी एंजॉय करेंगे अगर हमारा पैसा लगा होगा रेस्टोरेंट में। एंड नाउ अभी आपने जो सुमिटोमो बोला तो मेरे को एग्रोकेमिकल पे जाना पड़ेगा, बराबर। वेयर इज एग्रोकेमिकल? ये रहा। राइट, यस मैडम। कहां पे आ रहा है डॉलर? सर मैं जो उनकी बैलेंस शीट देख रही थी वहां पर, तो अच्छा, वहां पर ना मेरे को यही वो दिखा रहा था कि जो रुपीस लिखे हुए थे ना वो येन और उसमें लिखा हुआ था। अच्छा, पर वो ऐसा तो नहीं है कि आपने सुमिकेम, मतलब ये इंडिया की सुमिकेम में नहीं देखा आपने, जो जापान की सुमिकेम है वो देख लिया आपने गलती से? यही हो सकता है सर। हाँ, क्योंकि ये जो सुमिटोमो है ना ये जापानीज कंपनी है। ओके। और इंडिया की, मैं नाम भूल गया वो कंपनी का, अभी याद नहीं आ रहा है, वो कंपनी को इन्होंने खरीद लिया। ओके। एक्सेल इंडस्ट्री को खरीद लिया और वो सुमिकेम हो गई। ये ना, ये जैसे मुझे 18 का नहीं मिला तो मैं वही फाइनेंशियल रिपोर्ट पे गई थी। हाँ, तो फाइनेंशियल रिपोर्ट में जो फिगर आ रही थी वो येन और उसमें आ रहा था सर, डॉलर में। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आप कह रहे बीएससी पे? नहीं सर, बीएससी पर नहीं, मेरे को 2018 का डेटा नहीं मिल रहा था तो। अच्छा, वो नहीं मिलेगा मैडम, नहीं मिलेगा। अच्छा। क्यों, मैं बताओ। देखो सुमिकेम नया आईपीओ या नई कंपनी नहीं है, ओके ओके, राइट। ये कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद के आई है, तो इसीलिए आपको डेटा नहीं मिल रहा है। ओके। पर आप क्या करो, एनुअल रिपोर्ट में देखो, तो हो सकता है ये जो एक्सेल इंडस्ट्री है उनका डेटा बताए, क्योंकि देखो कंपनी तो वही है, जो एक्सेल थी उन्हीं को इन्होंने ले लिया। तो एक्सेल 2008 में जो धंधा करती थी वो इन्होंने बताया होगा एनुअल रिपोर्ट, और सुमिटोमो का नहीं। बीएससी में जाके, सुमिकेम में जाके यहां से एनुअल रिपोर्ट देखना, ये वाला तो मिल जाएगा, राइट। और सर कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी है, जैसे मैंने वेलनेस इंडस्ट्री देखी, उसमें सिर्फ एक ही कंपनी है बस, कोई और दूसरी कंपनी नहीं है। जो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज है ना सब, वहां पे कम कंपनियां होगी। हाँ, एक ही कंपनी है। हाँ, क्योंकि वेलनेस क्या है ना मैडम, अभी लोग इंडिया में अभी पर्सनल केयर की प्रोडक्ट खरीदते नहीं थे, तो वेलनेस तो एक नई चीज है इंडिया के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आने वाले समय के सेक्टर है। आप देखोगे, देखो आज आपको एक ही कंपनी मिल रही है। जब मैं रेस्टोरेंट में पैसे डालता था मेरे को खाली एक ही कंपनी मिलती थी और वो जुबिलेंट थी। फिर कॉफी डे आई, फिर एक वो चाइनीज रेस्टोरेंट वाली मेनलैंड चाइना का आईपीओ आया। अभी देखो कितनी लाइन लग गई, क्योंकि वो इमर्जिंग है। वैसा ही वेलनेस में होगा। वेलनेस एक ग्रोइंग सेक्टर है। आपने जैसे पतंजलि वेलनेस पे फोकस कर रही है क्योंकि उनको पता है लोग वेलनेस पे पैसा खर्च रहे हैं। टाटा कंज्यूमर वेलनेस पे प्रोडक्ट बना रही है। क्यों? ये सब लोग वेलनेस में आ रहे हैं क्योंकि ये इमर्जिंग है, राइट। अभी अगर वेलनेस में कोई ना मिले तो कोई टेंशन नहीं, राइट। अभी जो कंपनी है वो वैसे इतनी ग्रोइंग नहीं है। जो काया है वो एवरेज कंपनी है। तो कैसा ग्रोथ है इनका? कुछ नहीं है सर, ज्यादा है कुछ भी नहीं है। डेब्ट बर्डन में डूबी हुई कंपनी है, तो इनका कुछ ग्रोथ भी वैसे अच्छा नहीं है। तो अभी हमें फर्दर टाइम भी के लिए वेलनेस इंडस्ट्री को अभी इग्नोर करना चाहिए। हाँ, ये अच्छी ही सेक्टर है पर अपॉर्चुनिटीज नहीं है। देखो मैं बहुत बार कहता हूं कि जैसे बेवरेजेस जो है, लाइक नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, एक जबरदस्त ग्रोइंग सेक्टर है इंडिया। मतलब इंडिया की जो मिलेनियल्स है वो बेवरेजेस पसंद करते हैं। पेप्सी हो, कोक हो, या और कोई जूस हो, राइट, उनको पसंद है। पर अपनी कंपनियां ही नहीं है इंडिया में कोई लिस्टेड इतनी। खाली एक वरुण बेवरेजेस है, पेप्सी को की डिस्ट्रीब्यूटर। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, पर ये सेक्टर बहुत अच्छा है। तो मैं खुद वेट कर रहा हूं कोई कंपनी, अगर नई कंपनी आती है, अगर अच्छी होगी तो उसमें अच्छा खासा निवेश करें, राइट, क्योंकि ग्रोथ होगा वहां पे अपना, बराबर। सर कुछ जगह जो है, जैसे स्क्रीनर में जो इंडस्ट्री दिखाता है, हाँ, अभी मैंने केईसी का देखा तो वो स्क्रीनर पर दिखा रहा था ट्रांसमिशन लाइट टावर समथिंग ऐसा था, बट बीएससी में देखो तो वो दिखाता है हैवी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, राइट। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। तो स्क्रीनर मत देखो मैडम, बीएससी प्रॉपर है। पहले बीएससी ने अलग सेक्टर रखे हुए थे,
ओके। ये 4 महीने पहले बीएससी ने चेंज किए हैं, हो सकता है स्क्रीनर में अभी चेंज ना भी हुआ। पर देखो स्क्रीनर में डेटा किधर से लेता है मैडम? हाँ, बीएससी से सर। बीएससी, तो वो लोग कब अपडेट करेंगे इससे, तो हम डायरेक्ट बीएससी क्यों ना देखें? बीएससी बहुत प्रॉपर वे में डेटा बताता है। मैंने जैसे बताया कि कोई भी कंपनी को सेक्टर में तब बताता है जब 50% से ज्यादा टर्नओवर वो सेगमेंट से आता है ना? तो एकदम परफेक्ट है उसका सेक्टर, राइट? ठीक है सर, ठीक। या सो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आप सब लोग थोड़ा देखिए। देखो ये अपना पहला वीक है ग्रोइंग इंडस्ट्री जानने का, और ये आखिरी वीक नहीं है। अब से हम सबको आने वाले कुछ साल ग्रोथ पे ध्यान रखना पड़ेगा, नजर रखनी पड़ेगी कहां पे धंधे बढ़ते जा रहे हैं। धंधे बढ़े उधर अपना फोकस स्टार्ट हो जाना चाहिए, राइट? अमरजीत सिंह मेरे को लगता है कुछ अपने स्प्रेडशीट पे कुछ बताना चाहते थे, या कहिए सर। सर एक तो डाउट थे। हाँ, जैसे कहिए। हमने एसआरएफ की बात की। हाँ जी, एसआरएफ होल्डिंग कंपनी है और उसके 3-4 अलग अलग डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। राइट। उसमें हम जो स्पेशलिटी केमिकल है वही लेंगे, बाकी फिल्म और वो बाकी छोड़ देंगे? नहीं ऐसा नहीं है। उनका अच्छा। जो केमिकल का धंधा है वो मेजर है, मतलब उनको अभी केमिकल की डिमांड इतनी ज्यादा है कि उनके टोटल टर्नओवर में केमिकल 50% होने लगा है, इसलिए वो स्पेशलिटी केमिकल में दिख रहा है। Understood, आपको but- समझना होगा। बट जब उसका हम डाटा लेंगे तो हाँ। सेगमेंटल रेवेन्यू लेना चाहिए या उसका लेना ही consolidated चाहिए लेना? सर, 100% लेने का, राइट? जब हम रिसर्च करते हैं तब हम क्या करते हैं, नहीं सभी उनके सारे सेक्टर का हम सेगमेंटल एनालिसिस करते हैं कि भाई उनका धंधा किधर किधर से आता है, राइट? करेक्ट। तो ये तो 100% सर करना ही है। जो भी कंपनी में हम काम करें उनका सेगमेंट पता रखें, नहीं तो हमको सर रिलायंस में कभी पता ही नहीं चलता कि रिलायंस डाइवर्सिफाइड रिटेल में 2 लाख करोड़ कर रही है ना, डिजिटल में लाख करोड़ कर रही है। वो कब पता चला? जब हमने जब सेगमेंटल देखा। सेगमेंटल देखा। हाँ जी, बराबर ना? करेक्ट। या और 1-2 जगह पे सर जैसे 2018 का डाटा नहीं अवेलेबल है, तो हाँ। 2019 का लेते हैं तो उसको फिर हम 1/4 की बजाय 1/3 करके काउंट कर लेंगे। हाँ, ऐसा कर सकते हो, ओके, ऐसा कर सकते हो, पर प्रयास करो मिले, बराबर ना? ठीक। नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप वो 1/3 कर सकते हो, अच्छा, ठीक है, राइट? ठीक है। ओके। पर आपका ये, आपने मेरे को लगता है जब आप कोर्स कर रहे थे उसी समय आपने ये स्प्रेडशीट बनाई थी ना सर? नहीं सर, दोबारा सारी नहीं बनाई है जब। अच्छा, और इसमें पैरामीटर आपने अभी भी कौन से रखे? वही जो अभी आपने बताया सर वही है। ओके ओके, 4 ईयर और करंट ईयर। ये इसमें 64 इंडस्ट्रीज का किया सर। अच्छा अच्छा, राइट, ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा किया आप। बस तो इसी को आगे लेके जाना है, बराबर ना सर? या ग्रेट। और दक्षे भैया कहिए, आपने कुछ आपने एंट्रीज किया हुआ था? हाँ सर, तो मेरा पोर्टफोलियो में सीडीएसएल है, और सीडीएसएल बीएससी में तो आता नहीं है। नहीं आएगा, हाँ तो बीएससी में नहीं आएगा, फिर आपको उसकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा सीडीएसएल। हाँ, इसके अंदर मेरे को रिसर्च इंक्लूड करना है, तो फिर कैसे वो कंपनी का रिसर्च इंक्लूड कर सकता हूँ? राइट, सीडीएसएल के रिसर्च को इंक्लूड कर सकते हैं अपन, राइट? देखो यहाँ पे जस्ट अ मिनट, डिपॉजिटरी करके, डिपोजिटरी, हाँ है ना डिपोजिटरी, क्यों नहीं मिल रही है? डिपोजिटरी करके हमने सेक्टर तो डाला हुआ था, नहीं है सर, बीएससी में नहीं है। डिपोजिटरी सेक्टर। हाँ, वो एनएससी में ही है, वो बीएससी में नहीं है। अच्छा अच्छा, जस्ट अ मिनट, ABCD, राइट राइट, इन्होंने पहले रखा हुआ था, पर जबकि सीडीएसएल ही नहीं, ये रहा ना डिपोजिटरी। हाँ ये रहा, राइट। तो अभी यहाँ पे जेके और कैम्प ये 2 एक खाली, इनके साथ अब सीडीएसएल को रख दो। अच्छा ठीक है, चलो, बराबर, ओके ओके ओके। हेलो, तो अगले, हाँ कहिए सर। નમસ્તે સર. આમાં નમસ્તે. બીએસસી નો આપણે ડેટા એ આમાં બીએસસી ની સાઈડ ઉપર જ નથી જોવા મળતો. बीएससी का डेटा बीएससी पे नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कंपनी खुद है, मतलब बीएससी पे लिस्ट नहीं हो सकती। ઓકે ઓકે बीएससी का ઓકે डेटा आपको उनकी वेबसाइट से देखना पड़ेगा, इन्वेस्टर रिलेशंस में जाके।
ओके सर, ओके राइट। जैसे सीडीएसएल का डेटा भी बीएसई पे नहीं मिलेगा क्योंकि सीडीएसएल बीएसई की कंपनी है। ओके सर, ओके। तो अभी मुझे उम्मीद है कि कम से कम इंडिया के सेक्टर आप लोगों को ध्यान में आ गए, ग्रोथ का थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा, कंपनियां पता चलने लगी है कौन बड़ी है कौन कैसा धंधा कर रही है। नेक्स्ट वीक मैं चाहूंगा सारे लोग प्रॉपरली पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इससे ही क्वालिटी पता चलेगी। हम 2 वीक तक एक्सरसाइज करेंगे क्वालिटी, पहले कुछ पैरामीटर देखेंगे बाद में कुछ देखेंगे, राइट। सो नेक्स्ट वीक गेट रेडी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर पे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, एंड जय हिंद टू एवरीवन।